क्लास 10th कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, जबरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और एकदम जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मिशन 2025 की एक और क्लास के अंदर, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले मैं आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा है वो जा करके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस नए चैप्टर की। सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन आई। व्हाट इज ह्यूमन आई? इसके लिए मैं आपको पहले बताता हूं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारी मदद करते हैं चीजों को देखने के लिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक इसी तरह से हमारी आंखें भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसी की मदद से हम अपने आसपास के कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। हमारी जो आंखें हैं वो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इंसानों ने नहीं बनाया। अगर आप कैमरे को, माइक्रोस्कोप को, टेलीस्कोप को देखते हैं तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो इंसानों ने बनाए हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और हमारी आंखें नेचर ने बनाई है, इसलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी आंखें या फिर जो आईज हैं वो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से हम अपने आसपास के कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। जिस तरह से कैमरे के अंदर एक लेंस और एक स्क्रीन सिस्टम होता है, ठीक उसी तरह से हमारी आंखों में भी एक लेंस और एक स्क्रीन सिस्टम होता है। आप यहां देख सकते हैं, इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं। इट इज लाइक अ कैमरा विच हैज अ लेंस एंड स्क्रीन सिस्टम। अब सुनिए ध्यान से, जिस तरह से एक कैमरे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स का अपना एक फंक्शन, अपना एक काम होता है, इसी तरह से हमारी आंखें भी कई सारे पार्ट से मिलकर के बनी, कई सारे कंपोनेंट से मिलकर के बनी, और इन सभी का अपना अपना कुछ काम है, अपना अपना कुछ फंक्शन है। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं हम एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसलिए अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। तो आप देख सकते हैं जो मेन पार्ट है हमारी आंखों के वो ये रहे 7, ये 7 मेन पार्ट्स हैं। पहला कॉर्निया, दूसरा आइरिस, तीसरा प्यूपिल, आई लेंस, सिलरी मसल्स, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। अब हम जरा इनके बारे में बात करते हैं। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये हमारी आंखों का ही एक डायग्राम है। इस पूरे के पूरे डायग्राम को देखोगे तो ये आपको ना एक बॉल जैसा दिखाई दे रहा होगा, इससे बोलते हैं आई बॉल, और इसका ना कुछ डायमीटर होता है। इसका डायमीटर रफली अराउंड 2.3 सेंटीमीटर या 2.4 सेंटीमीटर के आसपास होता है, इसी को बोलते हैं आई बॉल। अच्छा, ये जो आप फ्रंट वाला पोर्शन देख रहे हैं इसे बोलते हैं कॉर्निया। ये जो हिस्सा आपको ब्लू वाला दिख रहा है ना, इसे कहा जाता है आइरिस, और इसके बीच वाला ये जो हिस्सा है गैप, इसे बोलते हैं प्यूपिल। ये आपको लेंस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड आई लेंस, और ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर, दिस इज कॉल्ड सिलरी मसल्स, और ये पीछे वाले हिस्से को बोला जाता है रेटिना एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। चलिए एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आता है कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया? देखिए, हमारी आई बॉल का सबसे फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है, जहां से लाइट आंखों में एंटर करती है, वो ट्रांसपेरेंट होता है और उसी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। आप देखिए यहां पर, it is the transparent membrane on the front portion of the eyeball through which the light enters the eye। जहां से आंखों में लाइट एंटर करती है, इसी को कॉर्निया कहा जाता है। आप इस डायग्राम को देखिए, सॉरी इस फिगर को देखिए। इस फिगर के अंदर ना आपको ये वाला हिस्सा जो फ्रंट वाला पोर्शन दिख रहा है, भाई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और यहीं से लाइट एंटर करती है, सबसे पहले लाइट यहीं से आंखों में एंटर करती है। कहा जाता है लाइट का ज्यादातर रिफ्रैक्शन सबसे पहले यहीं पर होता है। चलिए अब कॉर्निया के बाद बात करते हैं आइरिस की। सुनिए ध्यान से, व्हाट इज आइरिस? क्या होता है? देखिए, आइरिस ना डार्क मस्कुलर टिश्यू है जो कॉर्निया के पीछे होते हैं। जैसे ये आपके पास कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे की तरफ यहां पर होता है आइरिस। ऐसे आपको देखने में समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बनाया। इसके अंदर ना आपको ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, इसी को आइरिस कहते हैं। जैसे कि ये अगर मैं ऐसे कर दूं यहां पर, तो आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा इस तरह से। तो ये जो आप लोग हिस्सा देख रहे हैं, दिस इज द आइरिस जो ब्लू कलर का है भाई, और इस बीच वाले पोर्शन को प्यूपिल कहा जाता है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। अच्छा, कहते हैं कि आइरिस का ही कलर आइस का कलर होता है। अगर किसी की आंखों के आइरिस का कलर जो है वो ब्राउन है तो उसकी आंखें ब्राउन नजर आएंगी, अगर ये ब्लू है तो आंखें ब्लू नजर आएगी,
और अगर ये ब्लैक है तो आंखें ब्लैक नजर आती हैं। तो इसका मतलब इसी का कलर हमारे आईज के कलर को डिसाइड करता है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये हमारी ना प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कैसे, हम अभी थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ए डार्क मस्कुलर टिश्यू and ring-like structure behind the cornea is known as iris। इसी को iris कहते हैं। The color of the iris indicate the color of the eye। इसी का कलर आंखों के कलर को इंडिकेट करता है। It controls the size of the pupil, और यही pupil के साइज को कंट्रोल करता है। अब what is pupil, देखिए हमने अभी अभी आइरिस की बात की। आइरिस के बीच में सेंटर पर एक छोटा सा होल होता है। उस छोटे से होल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिपल। अच्छा, होल का मतलब ये मत समझना कि छेद ही होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा होल सर्कल जैसा दिखता है, जिसके अंदर से लाइट ना आंखों के अंदर एंटर कर पाती है, इसी को पिपल कहते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हैं ना, ये जो ब्लैक वाला डार्क वाला सर्कल दिख रहा है, दिस इज द पिपल, यही होता है पिपल। अब सुनिए, पिपल का काम होता है हमारी आंखों के अंदर जाने वाली लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना, कि लाइट कम जाएगी या फिर कैसी जाएगी, ज्यादा। कहते हैं जब आप कभी भी किसी ऐसी जगह पर खड़े जहां लाइट डिम है, लाइट कैसी है, कम, तो पिपल का साइज बढ़ जाता है ताकि ज्यादा लाइट आंखों में जाए और हम चीजों को साफ देख पाएं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर ब्राइटनेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा चकाचौंध है, लाइट ही लाइट है, वहां पर पिपल का साइज कम होता है ताकि आंखों के अंदर ज्यादा लाइट एंटर ना करे, कम लाइट एंटर करे, जिससे आंखों को दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये दोनों की दोनों आईज हैं, लेकिन जब आप इसे देखेंगे ना, ये डिम लाइट के अंदर है और ये वाला ब्राइट लाइट के अंदर है। यहां लिखा है ना डिम लाइट, और ये क्या है, ब्राइट लाइट। तो जब लाइट डिम होती है तो पीपल का साइज ना बढ़ जाता है ताकि आंखों में ज्यादा लाइट जाए, और जब लाइट जो होती है वो ब्राइट होती है तो पीपल का साइज घट जाता है ताकि आंखों में कम लाइट जाए। अच्छा, पीपल का साइज ना ब्लैक होता है, आखिर ऐसा क्यों? ताकि इसके ऊपर जो भी लाइट पड़ती है ना, वो लाइट ना रिफ्लेक्ट नहीं होती, सारी लाइट इसके अंदर चली जाती है। ताकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि इस वजह से सारी लाइट अंदर चली जाती है, इसलिए हमें डार्क दिखता है। भाई किसी चीज के ऊपर लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखें में आए तो जिस कलर की लाइट आएगी हमें उसका कलर वैसा दिखेगा। लेकिन लाइट पड़ी और वो पूरी ही अंदर चली गई, हमारी आंखों तक कोई लाइट पहुंची नहीं, तो आपको वो चीज ब्लैक नजर आएगी, इसलिए आंखों का प्यूपिल ब्लैक ही नजर आता है। अब बात करते हैं आई लेंस की। हमारी आंखों में एक लेंस होता है, उस लेंस का काम होता है आंखों के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पर बनाना। व्हाट इज रेटिना, हम अभी बात करते हैं। ये जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा आईबॉल है, ये हमारा कॉर्निया, और इसके पीछे की तरफ ना यहां पर आपको दिखेगा लेंस, और इसको जूम करके यहां पर लगाया गया है। तो ये लेंस जब आप देखेंगे तो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस आप लोग देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये सॉफ्ट होता है और ये फ्लैक्सिबल होता है, ये जेली लाइक मटेरियल से बना होता है जो कि खुद प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये फ्लैक्सिबल है इसलिए ये अपनी थिकनेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे किसी चीज को देखना है, हो सकता है कोई चीज आपके पास हो या फिर दूर हो, जब वो पास या दूर होती है तो ये लेंस ना अपनी थिकनेस को कम और ज्यादा करके ना उन्हें साफ देखने की कोशिश करते हैं, उनकी इमेज को रेटिना पर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बनाऊं, जब कोई चीज दूर होती है तो लेंस ना अपनी थिकनेस को पतला रखते हैं ताकि उन्हें फोकस कर पाए, और जब कोई चीज पास होती है उसे देखना है तो ये अपनी थिकनेस को ज्यादा रखते हैं। ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये लेंसेज कैसे होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं। आप देखिए, it is a convex lens made of transparent soft and flexible materials like a jelly made of proteins. The eye lens can change its shape, it can become thin or thick, देखो thin और thick हो सकते हैं, to focus light on the retina, ताकि लाइट को रेटिना पर फोकस किया जा सके। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेरी मसल्स की। सिलेरी मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जिनका काम होता है आई लेंस को अपनी पोजीशन में बनाए रखना। आई लेंस जहां है उन्हें वहीं पर बनाए रखने का काम होता है सिलेरी मसल्स का, और इन्हीं मसल्स की वजह से आई लेंस अपनी थिकनेस को कम और ज्यादा कर पाते हैं इन्हीं की मदद से। देखिए, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो भैया आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो इन्फिनिटी पे तो वहां से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। तो आप देखो यहां से पैरेलल रेज आ रही है, और ये रहा आपकी आंखों का लेंस, और रेज कहां पर आके मिली, पीछे स्क्रीन पर, जिसे रेटिना बोलते हैं, अभी बताएंगे। इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो आंखों के बहुत पास रखा है, इस बार भी रेज आकर के मिली कहां पर, रेटिना पर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर होता है ना, तब आप देखिए ये लेंस ना पतला है, इसकी थिकनेस कैसी है, कम, देखो थिकनेस कम है,
और यहां पर जब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट पास में, उसे देखना है तो लेंस की थिकनेस कैसी होगी, ज्यादा। ये लेंस की थिकनेस कम और ज्यादा करने का काम जो मसल्स करती हैं वही कौन है, सिलरी मसल्स। आप देखिए जरा क्या लिखा है इसमें, दीज मसल्स होल्ड द आई लेंस इन द पोजिशन। एक तो ये आई लेंस को पोजीशन में रखती हैं, दूसरा सिलरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। जब आप किसी चीज को फोकस करते हैं, उसे देख रहे होते हैं, तब इन लेंसेज की थिकनेस को कम और ज्यादा करने में यही मसल्स मदद करते हैं हमारी। चलिए अब बात करते हैं रेटिना की। व्हाट इज रेटिना? सुनो, रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर ना आंखों के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। आप देख सकते हैं ये आई बॉल है, ये आपका कॉर्निया, यहां पर आई लेंस, और ये पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, दिस इज द स्क्रीन, इसी को रेटिना कहा जाता है। कहते हैं ये ना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। उन सेल्स में से एक को बोलते हैं रॉड्स और होते हैं कोन्स। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या होते हैं, जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा अब एक बात सुनिए, दो सेल्स होते हैं, एक रॉड और एक कौन होता है, कोन्स। जब कभी भी कोई भी लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी तो लाइट में दो चीजें होंगी। नंबर वन, एक तो उसकी ब्राइटनेस, उसकी चमक यानी कि उसकी इंटेंसिटी, दूसरा उसका कलर। तो आंखों के अंदर जो रेटिना है, रेटिना पर जो दो तरह के सेल्स हैं, उनमें एक तरह के सेल्स का काम होता है लाइट की इंटेंसिटी को नापना, और दूसरे वाले जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं लाइट के कलर्स के लिए। जो कोन वाले सेल्स हैं वो कलर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, और जो रॉड वाले सेल्स हैं वो लाइट की इंटेंसिटी के लिए। कई बार बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखना, कोन सी से शुरू हो रहा है और कलर भी सी से शुरू हो रहा है। तो कोन्स कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लाइट का कलर कैसा होगा, कौन से कलर की लाइट दिख रही है उसको बताने के लिए कौन से सेल्स हैं, कोन्स। और लाइट की ब्राइटनेस कम है या ज्यादा है उसे बताने के लिए कौन से वाले सेल्स हैं, दीज आर द रॉड्स। तो ये सब कुछ आप लोग यहां देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, The screen on which image is formed in the eye is called retina. वो स्क्रीन जिस पर इमेज बनेगी उसे बोलेंगे रेटिना। Having a large number of light sensitive cells, जिसके ऊपर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, called rods and cones, उन्हें rods और cones कहा जाता है, which respond to the intensity of light and color of the object respectively. तो यहां तक की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। What is ऑप्टिक नर्व? आखिर ऑप्टिक नर्व होती क्या है? देखो भाई, ऑप्टिक नर्व एक नर्व है, एक ऐसी नर्व जिसका काम है विजुअल मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, उस इमेज को जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ना हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो नर्व करती है उसी को कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। आप इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे कि एक हाईवे है जिसके ऊपर ना यहाँ के मैसेजेस, जो विजुअल मैसेजेस हैं, विजुअल मतलब जो आंखों से दिखाई देने वाले मैसेजेस हैं, वो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस के सिग्नल में ट्रैवल करके चलते चलते कहाँ तक पहुँचते हैं, ब्रेन तक। और हमारा ब्रेन ये देख पाता है कि सामने जो चीज़ रखी है वो क्या है, कैसी है और किस तरह की है। आप देखिए जरा, The optic nerve carry visual messages from eye to the brain in the form of electrical signals. आप इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे कि एक हाईवे है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलते चलते हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। Think of it as the highway connecting the brain and eyes. तो ये है हमारे पास ऑप्टिक नर्व। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे दो और चीजों की। हमारी आंखों में लिक्विड और फ्लूइड होता है जो आंखों के अंदर ही मौजूद है, और ये दो तरह के, एक को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर और दूसरे को क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये आई बॉल है, ये रहा कॉर्निया और ये है आई लेंस। ये आपके आई लेंस और ये कॉर्निया जो है, इनके बीच में यहां पर जो लिक्विड है उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और ह्यूमर की स्पेलिंग गलत है, MOUR होना चाहिए, यहां पर भी MOUR होना चाहिए। और ये जो आई लेंस देख रहे हैं और ये जो रेटिना देख रहे हैं, इनके बीच में यहां पर जो लिक्विड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। इस लिक्विड का काम होता है आई को अपनी शेप में बनाए रखना। देखिए एक्वस ह्यूमर, ए लिक्विड फिलिंग द स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया, इसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर क्या है, ए फ्लूइड बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस। तो ये रहा रेटिना और ये रहा लेंस, यहां पर विट्रस ह्यूमर और यहां पर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। तो इस तरह से आप लोगों का ये आई वाला पार्ट पूरे का पूरा हुआ खत्म। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी आंखों में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सबका अपना अपना कुछ काम है, और ये सबका काम एक ही होता है ताकि आंखों के सामने जो भी चीज़ है हमारी आंखें उसे सही तरह से देख पाए और इमेज को रेटिना पर बना पाए।
अच्छा, जब आप अपनी आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो हो सकता है वो चीज आंखों के पास में हो, आपके पास हो, या हो सकता है आपसे दूर हो। अगर वो आपके पास हो तो भी आपकी आंखें उसे साफ देखना चाहती, अगर आपसे दूर है तो भी आप चाहोगे कि वो आपको कैसा दिखाई दे, साफ। तो हमारी आंखों की वो एबिलिटी, वो काबिलियत, वो ताकत जिसकी वजह से ये पास की चीजों को भी साफ देख पाती है, दूर की चीजों को भी साफ देख पाती है, इसी ताकत को, इसी एबिलिटी को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन आप ये कह सकते हैं कि आंखों की वो एबिलिटी जिसकी वजह से हमारी आंखें पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर पाती है और दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर पाती है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और उसके लिए वो क्या करती है, हमारी आंखों के लेंस की थिकनेस को कम या फिर ज्यादा करती है, ताकि हमारी आंखें अपनी फोकल लेंथ को, या आंखों का जो लेंस है वो फोकल लेंथ को अपने हिसाब से एडजस्ट करके कम कर पाए या फिर ज्यादा। तो आप देखिए जरा क्या लिखा है, द एबिलिटी ऑफ एन आई to focus the distant object as well as the nearby objects on the retina by changing the focal length of its length is called power of accommodation। आप देखिए डायग्राम में, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो वहां से पैरेलल रेज आ रही थी और ये लेंस की थिकनेस कैसी थी, कम, पतला है, थिन है ना अभी लेंस। तो यहां पर हमारी इमेज कहां बन गई, रेटिना पर, हमारी आंखें साफ देख पाएंगी। वहीं पर जब ऑब्जेक्ट पास में रखा था, नियर बाय ऑब्जेक्ट, तब ये रेज जब गई तो इस लेंस ने अपने आप को थिक कर लिया, मोटा, और उसके बाद पास की चीजों की इमेज भी कहां पर बना दी, रेटिना पर, ताकि हम उसे साफ देख पाए। हमारी आंखों की लेंस की इसी काबिलियत को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की। देखिए, आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो आपको पास में रखने पर, मान लीजिए यहां पर रखा है तो ये मुझे साफ दिख रहा है, मैं इसे और नजदीक लाऊं अब भी साफ दिख रहा है, और नजदीक लाऊं अब भी साफ दिख रहा है, यहां ले आऊं, बोलोगे सर दिख तो रहा है लेकिन साफ नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है, और ज्यादा देर देख नहीं पाऊंगा क्योंकि देखूंगा ना तो मेरी आंखों में ना पेन होने लगेगा, स्ट्रेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। इसका मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नजदीक लाके साफ नहीं देख सकते। तो फिर क्या होगा, आप उस ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जाइए, लाते जाइए, लाते जाइए, लाते जाइए, लाते जाइए, जिस मिनिमम डिस्टेंस पर आप उसे सबसे ज्यादा साफ और क्लियर देख पा रहे हैं, बिना आंखों में पेन के, बिना स्ट्रेन के, उस मिनिमम डिस्टेंस का एक नाम रखा गया है, उसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है। इसी को नियर पॉइंट भी कहा जाता है। एक हेल्दी पर्सन जिसकी आंखों में कोई खराबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका नियर पॉइंट यानी कि उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। आप यहां देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, बिना स्ट्रेन के, बिना दर्द के, और ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। For a young adult with normal vision, it is about 25 सेंटीमीटर। अब दूसरा एक और पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं फार पॉइंट। देखिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को कितना दूर तक देख सकते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आप देख सकते हो वही आपके लिए फार पॉइंट हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा, फिर फार पॉइंट होगा क्या, आप यहां पर जमीन से खड़े होकर के मून को देख पाते हो, जी हाँ, वो कहां पर है, जी बहुत दूर है, कितनी दूर, आप बोलते हो सर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। आप तो सन भी देख पाते हो, जी हाँ, आप तो स्टार को भी देख पाते हो, जी हाँ। इसका मतलब ना आप बहुत ज्यादा दूर तक की चीजों को देख पा रहे हो, यानी कि जिस तरह से नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, ऐसे ही फार पॉइंट ना इन्फिनिटी होता है भाई, आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चीजों को देख पाते हो, इसी को बोलते हैं फार पॉइंट। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट, इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे रेंज ऑफ विजन की। हमारी आंखें कहां से कहां तक साफ देख पाती है, इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। तो हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से लेकर के इंफिनिटी तक साफ देख पाती है, तो आप बोलोगे सर हमारी आंखों का जो रेंज ऑफ विजन है दैट इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, या बोल दीजिए इंफिनिटी से 25 सेंटीमीटर तक। देखिए, द रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज फ्रॉम इंफिनिटी टू अबाउट 25 सेंटीमीटर, दिस इज द रेंज ऑफ विजन। अब सुनिए ध्यान से, हमने अपनी आईज के बारे में पढ़ा, देखा उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। अच्छा, हमारी आंखें बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर के बनी है, सभी कंपोनेंट का अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना कुछ काम है, लेकिन अगर इन कंपोनेंट्स में, इन पार्ट्स में कुछ खराबी आ जाए, कुछ गड़बड़ी आ जाए, जिसकी वजह से हम लोगों को साफ नजर ना आए, तो हम इस गड़बड़ी को, इस डिफेक्ट को बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। और ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो मोटे तौर पर 4 तरह के होते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेसबायोपिया और चौथा कैटरैक्ट।
हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि सब के सब आंखों के डिफेक्ट हैं। पहले हम बात करेंगे ये डिफेक्ट मायोपिया आखिर ये है क्या, फिर बात करेंगे ये होता क्यों है, इससे दिक्कत क्या है और ये होता क्यों है, फिर बात करेंगे इससे ठीक कैसे किया जाएगा। ऐसा हम सभी के साथ करने वाले। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मायोपिया की, इसके बारे में हम बात करते हैं। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस, नियर मतलब पास का, साइटेडनेस मतलब दिखना। एक ऐसी आंखों के डिफेक्ट जिसके अंदर हमें पास का तो साफ नजर आता है मगर दूर का साफ नजर नहीं आता, इसी को हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस या फिर इसे बोला जाता है मायोपिया। तो आप इसे देख सकते हैं, यहां पर लिखा है मायोपिया नियर साइटेडनेस, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली या फिर क्लियरली, कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। इस केस के अंदर होता क्या है, हमारी आंखों के अंदर ना जो इमेज है, जो रेज मिलती हैं, रेटिना पर ना मिलने के बजाय रेटिना से पहले ही मिल जाती है। जैसे कि आप ये देखिए, इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट पास में था तब तो लेंस ने इमेज को रेटिना पर बना दिया, रेज मिल गई रेटिना पर, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर रखा था तब लेंस ने रेज को रेटिना से पहले ही मिला दिया, जिसकी वजह से अब हमारी रेज रेटिना तक नहीं पहुंच रही, उससे पहले ही फोकस कर दे रही हैं, उससे पहले ही मिल जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें चीजें साफ नजर नहीं आएंगी, यानी कि रेज ना रेटिना के पहले ही मिल जाती है। तो यहां देखिए, इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना पर इमेज ना बनने के बजाय रेटिना से पहले ही बन जाती है। अब हम बात करते हैं आखिर ये बीमारी होती क्यों है, इसका कॉज क्या है। देखिए जरा ध्यान से, मोटे तौर पर इसके दो कॉजेस होते हैं। पहला एक कॉज होता है कि हमारी आंखों का लेंस ना थिक हो जाए, थिक मोटा हो जाए। अच्छा देखिए, जब भी लेंस मोटा और थिक हो जाएगा ना, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज याद रखना, मैं आपको समझाता हूं। जब कभी भी आपका लेंस पतला है ऐसे, तो उसकी फोकल लेंथ ना ज्यादा रहेगी, रेज दूर जाकर के मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी आंखों का लेंस मोटा है, थिक है, तो जो रेज ऑफ लाइट है वो जल्दी मिल जाएंगी। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम। जिन लोगों ने पढ़ा है पिछला वाला चैप्टर, उन्हें ये पता होगा, मैंने बताया था इस चीज के बारे में। और फोकल लेंथ ज्यादा होती है तो पावर कम, और फोकल लेंथ कम होती है तो पावर कैसी होती है, ज्यादा। तो आप देखिए, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आंखों के लेंस का कर्व ज्यादा हो जाना, या फिर यूं कहिए डिक्रीज इन द फोकल लेंथ। जब ये ज्यादा ही कर्व हो जाएगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। एक तरीका ये भी है भाई, अगर ये ज्यादा ही रेज को मिला देगा तो रेटिना से पहले रेज मिल जाएंगी, और रेटिना से पहले रेज मिल जाएंगी तो रेटिना के पहले इमेज बनेगी, हमें साफ नजर नहीं आएगा। एक और चीज होती है, एक और वजह, कई बार क्या होता है, हमारी आई बॉल्स का साइज बढ़ जाता है। अच्छा, जब आई बॉल का साइज बढ़ गया, लेंस अपना काम कर रहे हैं, इमेज जहां बनानी थी वहीं बना रहा है, लेकिन आई बॉल का साइज बढ़ने की वजह से, इसका साइज इंक्रीज होने की वजह से रेटिना अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से ना अभी भी इमेज ना रेटिना के पहले बननी शुरू हो जाती है। तो ये कॉज होता है मायोपिया का। अब बात आती है, सर जी इसको ठीक कैसे करेंगे। तो चलिए बात करते हैं करेक्शन की, कि सही कैसे होगा। एक बात सुनना भाई, जो रेज ऑफ लाइट है वो रेटिना से पहले ही मिल जा रही थी, रेटिना से पहले मिल रही थी। आप देख सकते हैं ना, ये रेज ऑफ लाइट आई और ये रेटिना के पहले मिल गई। आप चाहते हो कि रेटिना पर ही जाकर के मिले, इसका मतलब आपको इन्हें पहले मिलने से रोकना है, इसे थोड़ा खोलना पड़ेगा ताकि ये पहले ना मिलने के बजाय थोड़ा बाद में जाके मिले। और इन्हें खोलना है तो वो लेंस जो लाइट को फैलाने का काम करता है वो इसको ठीक कर देगा, और वो लेंस जो लाइट को फैलाता है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस। इसलिए हम इसके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस का, वो भी सूटेबल पावर का या सूटेबल फोकल लेंथ का। उसकी मदद से हम इस इमेज को वापस रेटिना पर ले आते हैं, और तब हमारी आंखें चीजों को साफ साफ देखना शुरू कर देती हैं। आप यहां देखिए, यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। और इस तरह से हमारी आंखों का डिफेक्ट ठीक हो जाता है। भैया समझ गए ना, देख रहे हो ना। अब ये रेज ऑफ लाइट जा रही थी, यहां पर गए, इस लेंस ने इसको थोड़ा फैला दिया, और फैलाने के बाद अब इस लेंस ने, हमारी आंखों के आई लेंस ने इसको जब कन्वर्ज किया, मिलाया, तो अपने आप ही वो कहां पर मिल गई, रेटिना पर, और सामने वाले ऑब्जेक्ट को आपकी आंखें आराम से साफ साफ देख पाएंगे। अब आता है हमारे सामने एक छोटा सा सवाल। भैया ये थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या है ये सवाल। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रखना, जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर पढ़ा है उन्हीं को ये समझ में आएगा। पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा, फॉर्मूला नहीं पता, तो आपको दिक्कत होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पिछला चैप्टर जाके देख लो भाई। सुन, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, नाम से पता लग रहा है मायोपिक आई मतलब इसको मायोपिया है, ऑफ ए पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। मतलब एक पर्सन है जिसको मायोपिक
मायोपिया की बीमारी है और उसका फार पॉइंट मतलब उसे दूर का साफ नहीं दिखता, उसका फार पॉइंट पास आ गया है, उसे 80 सेंटीमीटर तक का साफ दिखाई देता है। तो वो लिखा है फार पॉइंट कितना हो गया उसका, 80 सेंटीमीटर हो गया। इन फ्रंट ऑफ द आई, आंखों के आगे। व्हाट इज द नेचर, कह रहा भैया नेचर, नेचर मतलब कैसा, कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव, एंड पावर, साथ में ये भी बताओ कि कितनी पावर का, ऑफ द लेंस, लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, कह रहे इस आंखों के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, और कितनी पावर का लगेगा, वो दोनों चीजें आप लोगों को बतानी है। अब भैया बात सुनिए ध्यान से, कई बार तो ये कहते हैं कि आप ऐसे से फॉर्मूला याद रख लो, वैल्यूज याद रख लो, ऐसे से पुट कर दो आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसको थोड़ा लॉजिकली समझा रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक सिंपल सी चीज आपको समझाते हैं। सपोज कर लीजिए आपको पता है कि इसके लिए आपको ना एक कॉन्केव लेंस लगाना है, तो मान लीजिए ये रहा आपका एक कॉन्केव लेंस। सपोज कर लीजिए ये रहा आपका एक कॉन्केव लेंस, और ये कॉन्केव लेंस ना आप आंखों के आगे की तरफ रख रहे हो, इस तरह से एक चश्मे में मान लीजिए फिट कर दीजिए। ये हमारी आईज है, ये हमारी आई है और ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ठीक है, ध्यान देना जरा। अब ना कहा यह जा रहा है कि ना आंखों से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई चीज रखी है तो वो साफ दिखेगी, उससे ज्यादा दूरी पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो चीज है वो साफ नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, इस तरीके से बहुत ज्यादा दूर से जो भी रेज ऑफ लाइट आ रही है, वो रेज ऑफ लाइट ना यहां पर आंखों को साफ नहीं नजर आ रही, दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट साफ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। तो अब ये वाला जो लेंस है, ये लेंस क्या करेगा, इन रेज ऑफ लाइट को ना हल्का सा डाइवर्ज कर देगा, बिल्कुल हल्का सा, ये भी हल्का सा क्या कर देगा, इसको डाइवर्ज। और जब इसे, एक मिनट रुकिए जरा, मैं थोड़ा सा ठीक कर लूं, इसे ना हल्का सा डाइवर्ज कर देगा। अब इसे जरा सा जब डाइवर्ज कर देगा तो जब ये हमारी आंखों में पहुंचेंगी तो जो भी इंसान देख रहा है उसे लगेगा अरे भैया ये रेज ऑफ लाइट तो कहीं पास से आ रही है, और कितनी पास से आ रही है, उतनी ही पास से आती हुई नजर आएंगी जितना इसका एक फार पॉइंट है, दैट इज 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब अभी भी ऑब्जेक्ट दूर ही है, लेकिन इस लेंस की मदद से उसकी रेज ऑफ लाइट को ऐसे बैंड कर दिया गया है ताकि आंखों को ऐसा लगे कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इस जगह पर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहां पर रखा है, इंफिनिटी पर, और 80 सेंटीमीटर की दूरी पर से तो इसको साफ दिखाई दे रहा है। तो अब इसको साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए जरा इसको करेंगे कैसे। अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, ध्यान से सुनना भाई, तो आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहां रखा है, इंफिनिटी पर, तो आप बोलोगे सर जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो रहेगा इनफाइनाइट, और आप अपनी फाइनल इमेज कहां पर बना रहे हैं, यहां पर 80 सेंटीमीटर पर, तो आप इसे लिखेंगे ये हो गया 80 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का, क्योंकि लेंस के इधर वाले सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लेते हैं, पिछला चैप्टर याद करो मैंने पढ़ाया था। अब आप लोगों को ये तो क्लियर है कि कॉन्केव लेंस लगेगा, तो मैं एक काम करता हूं यहां लिख भी देता हूं कि जो लेंस हमें चाहिए दैट इज कॉन्केव, और ना मुझे इसकी पावर निकालनी, तो यार पावर तब निकाल पाऊंगा जब मुझे क्या पता होगी, इसकी फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हम इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, फिर हम इसकी पावर को भी कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक काम करता हूं, इसे खिसका के साइड में ले जाता हूं थोड़ा सा इधर की तरफ। हाँ अब देखिए एस, जैसा कि आपको लेंस फॉर्मूला पता है 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f, तो v आपके पास कितना है 80, तो ये रहा 1/80 माइनस का, और माइनस में u इंफिनिटी है, 1/f की जगह 1/f, तो ये हो गया माइनस का 1/80 इक्वल टू में 1/f, क्योंकि सब जानते हैं 1/इंफिनिटी इज 0, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 80 एंड दिस इज सेंटीमीटर। तो ये लो जी, इस लेंस की फोकल लेंथ हमें पता लग गई 80 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है पावर, तो याद रखना ये फोकल लेंथ ना सेंटीमीटर में है, आपको पावर निकालने से पहले ना इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मीटर में बदलते हैं, 80 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका रिजल्ट जो आएगा यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, इसे आपकी जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 0.8 मीटर। अब मुझे पावर निकालनी है, तो मैं जानता हूं पावर का फॉर्मूला 1/f, तो ये रहा 1/f की वैल्यू 0.8 मीटर, ये और ये हटा दीजिए तो
तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस का 10/8, इसे आप कट कीजिए 2 से, तो 2 से कट करेंगे तो 5, 2 से कट किया तो 4, और 5/4 जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.25, और पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, तो आप बोल सकते हैं कॉन्केव लेंस लगेगा और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1.25 डायोप्टर। ये हमारी एनसीईआरटी का ही सवाल था, ठीक है। चलिए अब देखो, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप लोगों को इतना तामझाम नहीं करना, इतना दिमाग नहीं लगाना तो आप सीधा याद रखिए, जो भी इसका फार पॉइंट दिया जाएगा उसको आप v मान लेना, और इंफिनिटी को आप u मान लेना। u जो है उसको क्या मान लेना, इंफिनिटी, और सॉल्व करके फोकल लेंथ से क्या निकाल देना, पावर, काम खत्म। लेकिन ये तब होगा जब मायोपिया की बात की जाएगी। अब हम आते हैं अगले डिफेक्ट पर, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। इसे फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। फार साइटेडनेस का मतलब है दूर का साफ दिखना, फार साइटेडनेस, दूर का दिखाई देना लेकिन पास का साफ नहीं दिखता, इसे बोलते हैं फार साइटेडनेस, या कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। कहा जाता है इसके अंदर ना ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर ना बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाती है। देखिए जरा, ये देखो पास का ऑब्जेक्ट है, जब पास के ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने की कोशिश की गई तो लेंस ने इन रेज को ना रेटिना के पीछे मिलाया, जिसकी वजह से इमेज साफ नजर नहीं आई। लेकिन जब दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तब उसकी इमेज को आराम से इसने रेटिना पर ले जाकर के बना दिया। इसका मतलब इसके अंदर दूर का साफ दिखाई दिया लेकिन पास का साफ नजर नहीं आया। देखिए, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, इसमें पास का ऑब्जेक्ट साफ नजर नहीं आता। कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और दूर का ऑब्जेक्ट हमें साफ नजर आता है। इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन बिहाइंड द रेटिना, जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है। अब सवाल आता है आखिर ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो अब इसकी भी दो वजह। पहली वजह यह है कि इसके अंदर ना जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो ज्यादा ही बड़ी हो जाती है। ज्यादा ही बड़ी होने का मतलब, मान लीजिए ये आपका लेंस है, यहां पर रेज इसके अंदर एंटर कर रही हैं और ये रेज ना ज्यादा दूर जाकर के मिलेंगी, तो पता है ना जहां पर भी मिलेंगी वहीं फोकस होता है, तो इसकी वजह से ना इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इसका मतलब हमारी आंखों की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तब ऐसा हो पाता है। दूसरा ये होता है कि हमारी आई बॉल जो है ना वो सिकुड़ जाए, वो छोटी हो जाए, आई बॉल बिकम्स शॉर्ट। ऐसा क्यों? देखो भाई, पहले हमारी आई बॉल यहां तक थी, रेटिना ये जो डॉटेड ब्लैक दिख रहा है यहां पर था रेटिना, लेंस अपना काम करके इमेज यहां बना रहा था, लेकिन क्योंकि आई बॉल छोटी हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, जिसकी वजह से रेटिना अपनी जगह से थोड़ा पहले आ गया। अभी भी इमेज तो वहीं बन रही है लेकिन रेटिना पहले आ गया, इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि भैया इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, इसलिए साफ नहीं दिखाई देता। अब बात आती है सर जी इसका इलाज क्या होगा, इसे ठीक कैसे करेंगे? सुनो भाई, फिर से इमेज को रेटिना पर लाओ, ये ठीक हो जाएगा। कैसे लाएंगे रेटिना पर? आपकी रेज ऑफ लाइट है ये दूर जाके कन्वर्ज हो रही है, आपको इसे और पहले कन्वर्ज करना है और ज्यादा कन्वर्ज करना है। तो वो लेंस जो इसको कन्वर्ज और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा उस लेंस को लगा दो। और कन्वर्ज करने वाला लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब इस बीमारी का इलाज करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। अब देखिए, यहां पर एक लेंस था, इसके सामने एक और कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। इस कॉन्वेक्स लेंस ने इन रेज को थोड़ा और कन्वर्ज किया, बाकी का इसने कन्वर्ज किया, और फाइनली कन्वर्ज होकर के इमेज कहां पर बन गई? रेटिना पर। अब जो भी इंसान होगा उसे ये चीज साफ साफ नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल पिछले की ही तरह करना है लेकिन थोड़ा लॉजिकली, और ध्यान से सुनिएगा। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। हमारा नियर पॉइंट जिसकी आंखें एकदम नॉर्मल है कितनी दूर दिखता है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन जिसको ये हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है उसका नियर पॉइंट दूर चला गया, उसे कितनी दूर का दिखता है? उसे कितनी दूर से साफ दिखता है? 100 सेंटीमीटर। मतलब आपने कई बार देखा होगा ना, कुछ जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनको जब कोई पेपर अखबार पढ़ना होता है तो ऐसे ना रखने वाले, यूँ दूर रख के पढ़ते हैं, कोई किताब कोई कागज ऐसे करके यूँ देखते हैं, क्योंकि उनका नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए वो 100 सेंटीमीटर दूर यानी कि और भी दूर चला गया, तो वो दूर से साफ देख पा रहे हैं। तो ये कह रहे एक आदमी है जिसको हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है और उसकी बीमारी के अंदर उसका नियर पॉइंट दूर चला गया है, और वो भी 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है? व्हाट इज द नेचर एंड पावर? भैया कौन सा लेंस लगा है पता है? बता दिया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस। और कितनी पावर का लगाया जाए रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, ताकि इस बीमारी को ठीक किया जा सके।
एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। वो हमें दे रखा है, नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अब सुनना ध्यान से, देखिए सपोज कर लीजिए आपको ये पता है कि हमें ना यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले ही यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि हमें यहाँ लगाना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस। ये तो पहले पार्ट का सवाल हो, पहले पार्ट का जवाब। अब दूसरा ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पर ना एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बना दिया। सपोज कर लीजिए ये रहा आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, और यहां पर पीछे की तरफ इस जगह पर क्या बना दी हमने, आईज। ये रही आई, इसी की आंखों में रेज ऑफ लाइट जानी है। इससे 100 सेंटीमीटर दूर का साफ दिखता है। इसका मतलब ये है कि उसे नजर आता है 100 सेंटीमीटर दूर का। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 100 सेंटीमीटर, मतलब इसे 100 सेंटीमीटर दूरी पर साफ चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर इसके सामने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसे ऑब्जेक्ट साफ नजर नहीं आता, क्योंकि इसका नियर पॉइंट कहां चला गया, दूर। अब कहा जा रहा है एक ऐसा लेंस लगाओ जिसकी मदद से ये जो आप देख रहे हैं, जो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट यहां पर जो है, उससे जिसको जो ही साफ देख पा रहा है, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं 25 सेंटीमीटर पर भी रखूं तो भी ये उसे साफ देख पाए, इसका नियर पॉइंट वापस 25 सेंटीमीटर पर आ जाए। उसके लिए हमने क्या लगाया, एक कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब अब आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो 25 सेंटीमीटर दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को 100 सेंटीमीटर पर बनाए, और जब हमारी आंखें इस इमेज को देखे तो बोले अरे ये तो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मुझे यहां से साफ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब अब आप यहां ऑब्जेक्ट रखोगे, यहां इमेज, तो इसके अंदर से आप ऐसे देखोगे कि सर यूं करके रेज ऑफ लाइट गई, मान लीजिए यूं रेज ऑफ लाइट गई, और इस लेंस ने इनको क्या किया, हल्का सा कन्वर्ज, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, यूं रेज ऑफ लाइट गई, और देखने वाले को ऐसा लगेगा कि भैया ये रेज ऑफ लाइट कहीं पीछे से आ रही है, इस तरह से, ये रेज ऑफ लाइट कहीं पीछे से आ रही है इस तरह से, जबकि एक्चुअल में वो यहाँ से आ रही होंगी इस तरह से, और ये इसको बैंड करके भेज देगा आंखों के अंदर, और हमें साफ साफ नजर आएगा। इसका मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, और यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज। और आप जब 25 सेंटीमीटर पास भी रखोगे ना, तो हमारी आंखों का ये जो लेंस है जो हमने लगाया है, ये उसको ना 100 सेंटीमीटर पर ले जाके बना देगा, और हमारी आंखों को 100 सेंटीमीटर से साफ दिखाई दे रहा है, हमें देखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इसको समझने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है, तो इसके लिए आप ज़्यादा दिक्कत मत फेस कीजिए। इसका एक सिंपल तरीका है, सिंपल लॉजिक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना भाई, कई जने इसे सीधा भाई यू इतना ले लेना, वी इतना ले लेना, ऐसे कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे कई सारे बच्चे इसके बारे में बताते, तो वो ठीक है। जब आप किसी चीज को समझोगे तो ऑब्वियसली बात है तभी दिक्कत आएगी। जब आप कुछ समझोगे ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज रखोगे, पुट कर दोगे, तो फिर दिक्कत काय बात की। तो हो सकता है इसमें आपको परेशानी आए, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। अब की बार आप लेंगे यू आपके पास होगा 25 सेंटीमीटर, और दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बोल देना। और वी इस बार जो होगा वो आपका जो दे रखा है दैट इज 100 सेंटीमीटर, और दोनों ही नेगेटिव लेने हैं क्योंकि दोनों ही लेंस के इस तरफ है। और अब मुझे ना पहले फोकल लेंथ निकालनी है ताकि मैं पावर निकाल सकूं। अब मैं अगर इस्तेमाल करूं तो 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। अब हम सबसे पहले फोकल लेंथ निकालते हैं, तो 1/f की जगह 1/f इक्वल टू 1/v। v आपके पास कितना है, -100, फिर माइनस में 1/u, u हमारे पास है माइनस का 25। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू में माइनस का 1/100, और यहाँ पे प्लस में 1/25। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 100, ऊपर आ गया माइनस का 1, और ये हो गया प्लस का 4, तो आप इसे लिख सकते हैं 3/100। और अगर 1/f 3/100 है तो f इज इक्वल टू में 100/3 सेंटीमीटर, तो दिस इज द फोकल लेंथ। और अगर फोकल लेंथ आ गई तो अब मुझे पावर निकालनी है, लेकिन मैं इस फोकल लेंथ को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/3 मीटर। अब मैं जानता हूं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो ये रहा 1/f, f इज 1/3, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3 डायोप्टर। इसका मतलब आप बोलोगे सर जी इसमें लगाओ कॉन्वेक्स लेंस, और वो भी 3 डायोप्टर की पावर का, तब उससे इमेज साफ साफ नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गया। तो भैया हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लिया। अब आती है एक और आंखों का डिफेक्ट, एक और बीमारी जिसे बोलते हैं प्रेसबायोपिया।
तो अब जरा समझते हैं व्हाट इज प्रेस बायोपिया, इसके अंदर क्या होता है। अच्छा, अक्सर क्या होता है, ये बीमारी ना उम्र की बीमारी है, जब एज ज्यादा हो जाती है ये तब वाली बीमारी है, इसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ज्यादा उम्र वाली। कई लोग इसे ना ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोल देते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है ना वो दूर चला जाता है। तो आप देखिए जरा, नियर पॉइंट ऑफ द आई रिसीड्स अवे विद एजिंग। उम्र ज्यादा होने की वजह से नियर पॉइंट ना दूर चला जाता है। जैसे पिछले वाले में भी हाइपरमेट्रोपिया में भी नियर पॉइंट कहाँ चला गया था, दूर। इसके अंदर जो है ये उम्र के साथ वाली बात कर रहे हैं, एज के साथ ऐसा हो जाता है। और इसके अंदर ना हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। देखो भाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हमारी आंखों के लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, हमारी सिलरी मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पास की चीज़ों को साफ नहीं देख पाती, कई बार दूर की चीज़ों को भी साफ नहीं देख पाती। ये प्रॉब्लम होती है और हम अब इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर ना पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई डिक्रीज हो जाती है। अब आंखें पास और दूर की चीज़ों को अच्छे से फोकस करने में दिक्कत फेस करती हैं। तो अब बात ये आती है, सर ये होता ही क्यों है, इसकी वजह क्या है। मैंने आपको बताया वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स, हमारी आंखों के अंदर जो सिलरी मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती है। डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, हमारी आंखों का जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम। देखो, प्रेस बायोपिया इज द हाइपरमेट्रोपिया कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई ड्यू टू द ओल्ड एज। इसका मतलब प्रेस बायोपिया भी एक तरह का हाइपरमेट्रोपिया ही है, जो एज की वजह से हमारी आंखों में आ गया है और हमारी आंखों में इन दिक्कतों की वजह से वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी में कमी होना, इसकी वजह से ये इसकी क्या होती है, वजह। अब इसको ठीक कैसे करेंगे भैया, जब ये हाइपरमेट्रोपिया ही जैसा है तो ठीक करने का तरीका भी वैसा ही होगा। Press myopia defect is corrected in the same way as hypermetropia, that is by using the spectacles having convex lens। मेरी बात सुनना ध्यान से, प्रेस बायोपिया एक और तरह से हो सकता है। ये तो वो वाला केस था जब सिर्फ पास की चीजें साफ नहीं दिखती। कई बार ऐसा होता है जब हमें पास और दूर दोनों की ही चीजें साफ ना दिखाई। भैया पास का भी साफ नहीं दिख रहा, दूर का भी साफ नहीं दिख रहा, मतलब आपकी आंखों में दोनों ही डिफेक्ट आ गए, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो आप उसे भी बोल देना चाहिए, तो हो गया प्रेस बायोपिया। अब अगर आंखों में दोनों ही दिक्कत है तो दोनों को ठीक करने के लिए दोनों ही लेंस चाहिए। तो हम ऐसे चश्मे बनाते हैं जिनमें कॉन्वेक्स लेंस भी हो और कॉन्केव लेंस भी हो। एक लेंस पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और एक लेंस दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चश्मा है, इस चश्मे में ऊपर की तरफ भी एक लेंस है, नीचे भी एक लेंस है। नीचे वाला जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है फॉर रीडिंग, पास की चीजों को देखने के लिए, और ऊपर वाला जो लेंस है वो कॉन्केव लेंस है फॉर डिस्टेंट विजन, दूर की चीजों को साफ देखने के लिए। अच्छा, क्योंकि इसमें दो लेंसेज लगे और दोनों की कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी, इसलिए इन लेंसेज को बोलते हैं बाई फोकल लेंथ। बाई मतलब दो फोकल लेंथ वाले। तो यहां पर लिखा हुआ है समटाइम्स एन आई सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसका करेक्शन यूज बाइफोकल लेंस। अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस फॉर डिस्टेंट विजन, ऊपर वाला कॉन्केव लेंस दूर की चीजों के लिए, एंड लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर नियर विजन, और नीचे वाला जो लेंस है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, ताकि हम पास की चीजों को साफ देख पाए। तो अब आती है हमारे पास चौथी बीमारी जिसे बोलते हैं कैटरेक्ट। अब भैया ये क्या है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। कैटरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है। अब तो आपने सुना होगा। आप देख सकते हैं ये ना आपके सामने एक आईज लगी हुई है, ये एक आंटी की आंखें हैं जिनको कैटरेक्ट की बीमारी है। आप देख लेंगे ना तो इस फोटो से आपको लग रहा होगा कि हाँ यार इनकी एज ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आंखों का जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है, बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे इसकी एक आंख तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन इस वाली आंख को देखो ये थोड़ा क्लाउडी सा दिख रहा है ना। इसी आंखों की बीमारी को हम लोग बोलते हैं कैटरेक्ट, और हिंदी में इसी को बोलते हैं मोतियाबिंद। इसकी वजह से कई बार ना हमें सामने वाली चीज धुंधली दिखाई देती है और कई बार दिखना ही बंद हो जाता है। ऐसा दिखता है जैसे कि सामने ना बहुत ज्यादा धुंध है, धुआं है, कोहरा है, ऐसा दिखना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे विजन पूरा खत्म हो जाता है। इसके ऊपर ना एक प्रोटीन की लेयर सी जम जाती है। देखते हैं जरा, मैं आपको समझाता हूं, पहले यहां देखिए फिर हम पढ़ते हैं। नॉर्मल आईज ऐसी है, एकदम नॉर्मल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब उस आई में कैटरेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट दिख रहा होगा, क्लाउडी लेंस हो गया हल्का सा।
जब ये नॉर्मलाइज ही तो जो भी लाइट है वो सीधा आंखों में पड़ती है, रेटिना पर इमेज बनती है, हमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। लेकिन जब आंखों का लेंस क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, तब रेज ऑफ लाइट आती है तो काफी सारी रेज ऑफ लाइट रुक जाती है, कुछ बिखरती है, तो रेटिना पे इधर उधर फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें सामने वाली इमेज साफ नजर नहीं आती। तो अब बात ये आती है सर जी इसको ठीक कैसे करेंगे, होता क्यों है? आप देखिए, sometimes the crystalline lens of the people at the old age becomes milky and cloudy, मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट, इसी को कैटरेक्ट कहा जाता है। causes partial और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, इससे हमें या तो कम दिखता है या दिखना ही बंद हो जाता है भैया। कॉज क्या है, वजह प्रोटीन लेयर फॉर्मेशन ओवर द आई लेंस, हमारी आंखों की लेंस के ऊपर प्रोटीन की एक लेयर जम जाती है जिसकी वजह से हमें साफ नहीं दिखता। ठीक कैसे करेंगे? करेक्शन, रीस्टोर विजन थ्रू द कैटरेक्ट सर्जरी। इसके अंदर कैटरेक्ट सर्जरी होती है जिसके अंदर आंखों के ऊपर इस जमे हुए प्रोटीन को या जो भी चीज इसके ऊपर है उसे हटा दी जाती है, साफ कर दी जाती है और फिर से हमारी आंखें देख पाती है। ये किसकी मदद से होता है? सर्जरी की मदद से। तो ये था कैटरेक्ट जो कि खत्म कर लिया हमने, आंखों के बारे में पूरा पढ़ लिया, आईज के सारे डिफेक्ट को डिस्कस कर लिया, हर एक चीज को डिटेल में आपके सामने बता दिया, डिटेल में बताया, बट सब कुछ जो भी लिखा है वो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे का पूरा जो भी बता रहा हूँ, ये सब चीजें हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगी और उसका लिंक मिलेगा आप लोगों को हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। तो पहला था ह्यूमन आई, दूसरा था द कलरफुल वर्ल्ड। तो भैया ह्यूमन आई हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कलरफुल वर्ल्ड के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो भैया आप देख सकते हैं ये एक प्रिज्म सबने देखा होगा प्रिज्म। इस प्रिज्म में ऊपर वाला हिस्सा ना एक ट्राइंगल है, ऐसा ही ट्राइंगल इसके नीचे भी होता है, दो दो ट्राइंगल। आप इसे देखो, ये वाला हिस्सा ना रेक्टेंगल है, ऐसा ही रेक्टेंगल इधर की तरफ है, ऐसे ही रेक्टेंगल इधर की तरफ है। तो 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं और 2 ट्राइंगुलर फेस होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जब हम इसे कॉपी पर बनाते हैं, ये कांच का बना हुआ है, तो कॉपी पर जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अब हमें देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, वो भी ग्लास प्रिज्म। चलो समझाते हैं कैसे होगा रिफ्रैक्शन। मान लीजिए ये आपके पास आपका एक ग्लास प्रिज्म है, इस प्रिज्म का एक नाम रख देते हैं, मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। पता है ये जो एंगल है ना, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हम लिख ही देते हैं यहां पर, ठीक रहेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसके अंदर ना होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा हम समझते हैं। मान लीजिए आपने इसके ऊपर ना एक लाइट इस तरह से इंसिडेंट कराई, ये रही लाइट जो मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट करा दी। अब ये जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराई, आपको पता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। तो मैंने ना यहाँ पर ना इस तरह से एक नॉर्मल बना दिया, ये रहा एक नॉर्मल। और अब हम देखते हैं जरा कहानी है क्या। ये रहा एक नॉर्मल, नहीं दिख रहा नॉर्मल, चलो किसी और कलर से बनाते हैं। हाँ, मान लीजिए ये रहा नॉर्मल। अब ये जो लाइट आई ना, जितने एंगल पर आई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से दिखा देता हूं। अब देखिए आपकी लाइट ना अभी एयर से ग्लास में जा रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमने ये देखा कि जब लाइट इस फेस से एंटर कर रही है तो ये बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस बार जो ये एंगल बना इसे बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। कलर चेंज कर देते हैं, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो सिंपली एक बार रिफ्रैक्शन यहां पर हो, मैंने देखा कि अब की बार लाइट ना दोबारा से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने जा रही है। अब दोबारा जब लाइट एंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अब की बार ये ग्लास है और बाहर की तरफ क्या है, एयर। लाइट जब कभी भी ग्लास टू एयर जाएगी, मतलब डेंसर टू रेयरर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इस तरह से बैंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये बैंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस तरीके से जितने एंगल पर लाइट बाहर निकल के आई, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और उसे हम किससे दिखाते हैं, ई से। तो ई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, अब जरा सोचिए, ये जो लाइट थी इसे बिल्कुल सीधा चले जाना चाहिए था। कैसे जाना था, बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा, क्योंकि लाइट का काम ही है भैया सीधे चलना एकदम। तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये लाइट सीधी ना जाने के बजाय अपने रास्ते से डेविएट हो गई। कितना डेविएट हो गई जी, इतना डेविएट हो गई, देखते हैं कितना। ऐसे बनाए थे,
ये देखो, अब इस लाइट को एकदम सीधा जाना था, मगर ये यूं सीधा ना जाने के बजाय यहां से नीचे की ओर डेविएट हो गई, और जितने एंगल से डेविएट हो गई उस एंगल को मैंने डी से दिखा दिया, और इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब जब कभी भी आप किसी प्रिज्म में एक फेस से लाइट डालते हो और वो दूसरे फेस से निकलती है, तो हमेशा ये प्रिज्म ना लाइट को बैंड कर देता है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म का बेस है और लाइट इस तरफ क्या हो गई, बैंड। तो इसका मतलब इस प्रिज्म ने लाइट को सीधा जाने देने के बजाय इसे डेविएट कर दिया, और जितने एंगल से डेविएट कर दिया उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। तो आप देखिए, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल डी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, और कैपिटल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसके अंदर लाइट बैंड हो गई टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, नीचे की तरफ बेस था और लाइट नीचे की तरफ बैंड हो गई। आप यहां देखिए, when a ray of light passes through a prism, it bend towards the base of the prism। मैंने बता दिया। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बताएंगे, तो देखिए जरा, आप इसको समझ सकते हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे है, आप चाहें तो यहां लिख दीजिए दिस इज द इंसिडेंट रे। तो ये है इंसिडेंट रे, और अगर इसकी बात करें तो ये तो इमर्जेंट रे है, क्योंकि ये बाहर निकल रही है। तो आप इसे लिख दीजिए दिस इज द इमर्जेंट रे। तो एक इंसिडेंट रे और एक इमर्जेंट रे। तो आप बोलोगे सर ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, इन्हीं के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को तो एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो ये लिखा द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है भैया, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ध्यान से सुनना, डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्पर्स होना, फैलना, बिखरना, दैट इज डिस्पर्जन। जब हम लोग व्हाइट लाइट को, जो सन से आने वाली लाइट है, उससे एक प्रिज्म से पास करते हैं, तब प्रिज्म ना उसके अंदर जो भी व्हाइट लाइट एंटर करती है उसे 7 अलग अलग रंगों में फैला देता है, डिस्पर्स कर देता है, बिखेर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब हम लोगों ने नोटिस किया तो पता ये चला कि प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को 7 अलग अलग रंगों में बांट दिया, और वो सातों के सातों रंग ना सामने अगर आप स्क्रीन लगा दोगे तो वहां पर नजर आएंगे। और ये जो सातों के सातों रंगों का ये जो पैटर्न नजर आता है आप लोगों को, इसी पैटर्न का एक नाम रख दिया गया, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। इसमें टोटल 7 कलर होते हैं। अच्छा देखिए, इस लाइट को एकदम सीधा चले जाना चाहिए था, नहीं गया सीधा। इसने क्या किया भैया, इसको बैंड कर दिया। अच्छा, सबसे कम डेविएशन, सबसे कम बैंडिंग किसकी हुई भैया, रेड की। सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो गया, वॉयलेट। इसीलिए तो लिखा वॉयलेट डेविएटेड मोस्ट, सबसे ज्यादा नीचे की तरफ, और रेड डेविएटेड लीस्ट, सबसे कम डेविएट हुई। तो किसी भी व्हाइट लाइट का प्रिज्म में पास होने पर 7 अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाना, बट जाना, इसी फिनोमिना को हम लोगों ने एक नाम दे दिया और इसे कहा गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है भैया, 7 कलर होते हैं, और याद रखिएगा सबसे कम कौन बैंड होता है, रेड। सबसे ऊपर रेड, और सबसे नीचे कौन दिखाई देगा भैया, वायलेट। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट की। जब आप प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास कराते हो तो स्क्रीन पर 7 रंग नजर आते हैं। वो सातों रंग का जो पैटर्न होता है उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। उनमें वो सातों कलर होते कौन से, उनमें जो 7 कलर्स होते हैं वो आप यहां पर देखिए। सबसे नीचे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ये नाम याद रखने के लिए ना हमने इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म सा बना रखा है। देखिए क्या लिखा है, वी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसे बोलते हैं विबग्योर। बस ये वर्ड याद रखिए, दैट इज विबग्योर। और वी से वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। अरे 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 भैया ये क्या हो गया, ओके येलो और ओ दोनों साथ में एक ही कलर के बन गए। रुको रुको रुको, कलर चेंज कर दें। अब ठीक है, हाँ अब हुआ ऑरेंज। ठीक है, तो ये ऑरेंज हो गया और लास्ट में क्या हो गया, रेड। तो आप देखो ये ऐसा दिखाई देता है। यहां पर आप देखोगे तो शुरुआत में आपको दिखेगा कौन, वायलेट। मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, ये वाला कलर लेते हैं, कोई भी कलर लो यहीं से मैच करेगा।
चलो ठीक है, देख लेते हैं। ठीक, ये आपके पास वॉयलेट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा इंडिगो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ब्लू, फिर उसके बाद ये नजर आ रहा है ग्रीन, फिर उसके बाद नजर आ रहा है येलो, फिर उसके बाद नजर आ रहा है ऑरेंज, और फिर यहाँ पर क्या नजर आ रहा है रेड। इसी स्पेक्ट्रम को, इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। देखिए, द बैंड ऑफ 7 कलर्स formed on the white screen when a beam of white light pass through a glass prism is called spectrum of white light। बस इसी को spectrum of white light कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे की, सुनिए ध्यान से। पता है, जब ना प्रिज्म में हमने व्हाइट लाइट पास कराई थी और प्रिज्म ने उसको 7 रंगों में अलग अलग बांट दिया, तब लोगों के दिमाग में एक बात आई कि भैया क्या ये सातों रंग लाइट के अंदर मौजूद थे, व्हाइट लाइट में, सनलाइट में, क्या ये रंग मौजूद थे या प्रिज्म ने इन रंगों को प्रोड्यूस किया? इस बात को चेक करने के लिए एक काम किया गया, हमने एक प्रिज्म रखा, उसके ऊपर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया और इस प्रिज्म ने अपना काम किया, लाइट को 7 रंगों में बांट दिया। इसके सामने एक और प्रिज्म रखा, लेकिन वो उल्टा करके रख दिया गया। इस प्रिज्म ने इन सातों के सातों रंगों को वापस मिला के कौन सी लाइट बना दी? व्हाइट लाइट। अगर प्रिज्म ही ये रंग बना रहा होता तो इसमें रंग डालने पर और भी यही रंग निकलते या और दूसरे कलर भी निकलते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने सबको वापस मिला दिया और दोबारा से क्या बन गई? व्हाइट लाइट। तब इससे पता लगा कि इसका मतलब व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, मतलब ये सातों के सातों रंग व्हाइट लाइट के अंदर ही मौजूद हैं। अगर ये सातों इकट्ठा मिला दें तो व्हाइट लाइट बन जाएगी, और ये सातों को अलग अलग कर दे व्हाइट लाइट में से तो हमें ये सातों कलर साफ साफ नजर आने शुरू हो जाएंगे। देखिए जरा, recombination of the spectrum of white light. The first prism dispersed white light into 7 colors. पहले प्रिज्म ने लाइट को 7 कलर में बांट दिया। The second prism recombines the 7 colors of the spectrum to give back white light. और इसने सबको रिकम्बाइन करके फिर से कौन सी लाइट दे दी? व्हाइट लाइट। Shows that, और ये हमें क्या शो करता है? सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, और ये हमें शो करता है कि भैया हमारी जो सनलाइट है वो 7 रंगों से मिलकर के बनी हुई है। तो 7 रंगों से तो हम इंद्रधनुष भी देखते हैं, रेनबो भी देखते हैं, तब हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं द रेनबो। अच्छा, रेनबो में 2 शब्द आते हैं, रेन और प्लस में बो। वो एरो एंड बो देखा है, तीर और धनुष। तो भैया वो जो धनुष होता है ना उसको बो कहा जाता है, बो, और जो तीर होता है उसे एरो बोलते हैं। तो रेन के बाद जो बो नजर आता है उसी को रेन बो कहा जाता है। तो दिस इज द रेनबो। हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष, उसमें भी देखो धनुष वर्ड आ रहा है। तो अब सुनिए ध्यान से, व्हाट इज रेनबो। देखो, जब आप रेनबो देखते हैं तो आसमान में ऐसा नजर आता है। कब नजर आता है? जब बारिश हो जाती है और उसके बाद सूरज निकलता है, तब हमें ऐसा दिखता है। इसके अंदर भी जब आप देखोगे ना तो इसमें भी आपको वो 7 कलर नजर आएंगे जो प्रिज्म वाले केस में दिखाई देते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 7 रंग तब नजर आए जब लाइट का डिस्पर्जन हुआ, यानी कि यहां पर भी 7 रंग इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहां पर भी लाइट का क्या हो रहा है? डिस्पर्जन। यानी कि ये भी जो आप देख रहे हैं सातों के सातों रंग, ये कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है। लेकिन ये स्पेक्ट्रम हमने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया। इसलिए बोल देते हैं भैया रेनबो ना एक नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है जो हमें तब नजर आता है जब बारिश होने के बाद धूप निकलती है। देखिए क्या लिखा है, The rainbow is a natural spectrum of sunlight in the sky after rain। बरसात के बाद हम लोगों को आसमान में ऐसा जो अरेंजमेंट, ऐसा जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरीके के 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन जो दिखाई देगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनबो कहते हैं। अब बात करते हैं भैया ये बनता कैसे है। तो इसलिए हम देख रहे हैं दिस इज द रेनबो, और याद रखना रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, और प्रिज्म से जो हम बना रहे थे वो आर्टिफिशियल था, हमने खुद बनाया था उसको। खुद मतलब हुआ तो अपने आप ही, लेकिन हमने अरेंजमेंट तैयार की। अब सुनिए ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने कोशिश किया कि इसको ना कम से कम शब्दों में इसे लिखूं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, और ये आप लोगों को आसान रहे इसलिए मैंने इसको एकदम पॉइंट्स में बना बना के आपके सामने लिख दिया। अब क्या है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तसल्ली से सुनो। सबसे पहली बात, आपको रेनबो तब नजर आएगा जब सन के अपोजिट डायरेक्शन में आप देखोगे। जैसे यहां देखो, आप मान लीजिए इस तरफ खड़े हो जाइए, बारिश हो जानी चाहिए, बारिश के बाद सूरज निकले, सूरज आपकी पीठ की तरफ, तब आपको आपके फेस की तरफ क्या नजर आएगा? रेनबो दिखाई देता है, क्योंकि इसी में से लाइट जाती है, टकराती है और आपकी आंखों में आती है, तब आपको सामने क्या दिखता है? रेनबो। तो पहला पॉइंट है, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, यानी कि सन इस तरफ होगा तो रेनबो उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब देखिए जरा ये बनता कैसे है, थोड़ा ध्यान से सुनना सब लोग। इसमें ना कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। क्या क्या है देखो, सन से लाइट निकली, कौन सी? व्हाइट लाइट, ये रही व्हाइट लाइट।
अब ना जब आसमान में जब कभी भी बारिश होती तो बारिश होने के बाद ना कुछ बारिश की बूंदें, कुछ बारिश की वाटर की ड्रॉपलेट्स हवा में ही लटकी रह जाती है सस्पेंडेड, और वही छोटी छोटी ड्रॉप्स जो होती है ना वो प्रिज्म की तरह काम करने लगती है, और उसी प्रिज्म से जब डिस्पर्जन होता है तब हमें रेनबो नजर आता है। कैसे? मान लीजिए बारिश के बाद ये एक ड्रॉप है जो हवा में सस्पेंडेड है, लटक गई, रुक गई हवा के अंदर, एयर के अंदर ही रह गई। होता है ना हवा में नमी आ जाती है, तो नमी इन्हीं की वजह से आती है भैया, पानी की बूंदें कुछ हवा में सस्पेंडेड रह जाती है। तो जब सन से लाइट आती है और जैसे ही वो पानी के अंदर एंटर करती है तो भैया लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो लाइट का रास्ता बदलेगा, बैंड होगा, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो आप बोलोगे सर जी सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन होता है। अब लाइट जैसे ही पानी के अंदर जाती है तो ये पानी की जो ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स ना प्रिज्म की तरह काम करना शुरू कर देती, और प्रिज्म का काम है व्हाइट लाइट को 7 रंगों में बांट देना, डिस्पर्जन कर देना। तो इसलिए जैसे ही पानी के अंदर लाइट जाती है इस बूंद में तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। यहां पर क्या होता है? डिस्पर्जन। तो पहले क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, फिर क्या हुआ? डिस्पर्जन। अब इस लाइट को आगे जाके बाहर निकलना चाहिए था लेकिन वो निकल नहीं पाती, यहां से लाइट ना रिफ्लेक्ट हो जाती है और पूरी की पूरी सारी की सारी ही लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल क्यों? क्योंकि लाइट टकराई, रिफ्लेक्ट हुई और अंदर की ही तरफ वापस मुड़ गई, तो इसीलिए बोल दिया गया टोटल, क्योंकि सारी की सारी इंटरनल अंदर की तरफ और रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए यहां पर हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसका? स्पेक्ट्रम का। इसलिए यहां लिखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम हो जाता है। और जब ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आती है तो फिर से अब ये सारे का सारा जो स्पेक्ट्रम है, जो लाइट है, वो फिर से वाटर की ड्रॉप से बाहर आ रहा है एयर की तरफ, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज होगा तो फिर से क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो एक बार फिर यहां पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन। और जब ये सारे के सारे रंग हमारी आंखों में पड़ते हैं तो हम बोलते हैं मम्मी मम्मी देखो इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, और इस तरह से रेनबो बनता है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद दोबारा से रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर मान लो ऐसी चीजें आपको दे दी जाए आगे पीछे करके और बोले भाई इसको सही ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप आराम से इस डायग्राम को ध्यान रखना, सोचना, फिर आपको सब कुछ याद आ जाएगा, आप आराम से चीजों को अरेंज कर पाओगे। फिलहाल के लिए देखिए, आफ्टर रेन, बारिश के बाद देयर आर मेनी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्टिल इन एयर। हवा के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी बारिश की बूंदें रुकी रह जाती हैं। When sunlight falls on these droplets, they act as a tiny prism. जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। They refract, ये रिफ्रैक्ट करते हैं, and disperse, फिर डिस्पर्स करते हैं, and the incident sunlight then reflect it internally, और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं internally, and finally refract it again, और फिर से रिफ्लेक्ट करके बाहर भेज देते हैं। It comes out of the raindrop, ऐसा लगता है ये सारी की सारी रेन ड्रॉप से आती है, and 7 colors reach the eye of the observer. ऑब्जर्वर की आंखों में 7 कलर्स पहुंचते हैं in the form of rainbow, और हमें सामने क्या दिखाई देता भैया? रेनबो। अब आते हैं नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सनलाइट का एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन होना, इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं यहां पर आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपके पास यहां पर मैंने अर्थ बना दी, ये रही अर्थ, ठीक है, छोटी सी हमारी धरती, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर ना इस तरीके से एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर कुछ हाइट तक, कुछ किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके ऊपर क्या है? जिसके ऊपर तो कुछ नहीं, वहां पे वैक्यूम मौजूद है। तो सन से अगर लाइट आती है, सनलाइट आती है मान लीजिए, तो वो वैक्यूम से ट्रैवल करते 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 जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी तो भैया मीडियम क्या हो जाएगा? चेंज। और जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो सनलाइट जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तब उनका मीडियम बदल जाता है, और मीडियम बदलने से लाइट का रास्ता, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, पाथ चेंज हो जाता है। इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि ये रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर से हुआ है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखिए, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात खत्म। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, आप देख सकते हैं, पता है हमारी जो अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में एयर है, बहुत सारी गैसेस हैं, हर जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। कहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें कई सारे फिनोमेना दिखते हैं। हम उनकी बात करेंगे अभी कि कौन कौन से फिनोमेना दिखते हैं। उसी को समझाने के लिए एक आपके सामने एक डायग्राम, एक इमेज लगाई गई है। वैसे ही सर्दियों का मौसम चल रहा है भाई, तो ये लकड़ी जलाइए ताकि हाथ सेका जा सके। लेकिन जब आप लकड़ी जलाते हैं, आग लगती है, तो आग के ऊपर जो हवा होती है वो हवा गर्म हो जाती है।
गर्म होने की वजह से वो एक्सपैंड होती है, खुलती है। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था जब पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं तो मीडियम रेयरर हो जाता है। तो इसके जस्ट ऊपर वाली गर्म हवा रेयरर मीडियम का काम करती है, और इसके पीछे वाली या इसके आगे वाली, इधर वाली हवा, आग यहाँ जल रही है, मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ, यहाँ वाली जो हवा है जहाँ तक हीट नहीं पहुँच रही, यहाँ वाली हवा ठंडी है, उसके पार्टिकल पास पास है, वो डेंसर का काम करती है। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे इस आग के ऊपर वाली हवा के पीछे से, तो आपको उसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट हल्का हल्का हिलता हुआ दिखेगा, फ्लिकरिंग सी नजर आएगी। जैसे कि आप देखो ये धुआं जल रहा है, इसके पीछे वाली ये जो बाउंड्री है जो दिख रहा है आपको, ये शार्प नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, हिलता हिलता सा, फ्लिकरिंग सा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज। यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है और फिर ठंडी हवा वापस यहाँ आ रही है, तो कभी यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, कभी यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा हो रहा है ज्यादा। इसीलिए आग लगने के बाद उसके पीछे की तरफ से जो भी चीज देखोगे या उस धुएं उठते हुए धुएं के पार किसी चीज को देखोगे ना, तो आपको वो चीज फ्लिकर करते हुए, हिलते हुए नजर आएगी, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रहा है। सेम ऐसा यहां पे भी होता है भाई। इसके हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह सेम नहीं होता, वो टाइम के साथ साथ या बार बार क्या होता है, चेंज होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, जिसकी वजह से हमें कई सारे फिनोमेना नजर आते हैं। और वो कौन कौन से फिनोमेना हमें नजर आते हैं, हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं फिनोमेना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होने वाले कुछ फिनोमेना की बात करेंगे। सबसे पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दूसरा अपेरेंट हायर पोजीशन ऑफ अ स्टार, तीसरा अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, और चौथा फ्लैटेंड अपीयरेंस ऑफ सनराइज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सॉरी फ्लैटेंड अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। चलो एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं और बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, भैया सितारे क्यों चमकते हैं? एक्चुअल में ना सितारे चमकते नहीं हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें चमकते हुए नजर आते हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे सितारे, कोई ज्यादा चमक रहा है, कोई कम, किसी की ब्राइटनेस कम है, किसी की ब्राइटनेस कैसी है, ज्यादा। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, स्टारलाइट, सॉरी नॉट सनलाइट, दिस इज स्टारलाइट। अब सुनना जरा होता क्या, देखिए स्टार ना हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर होने की वजह से वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बहुत छोटी चीज अगर दिखेगी तो आप उसे बोलोगे सर ये तो पॉइंट जैसे दिख रही है, और उसमें से लाइट निकल रही है तो आप बोलोगे सर ये एक सोर्स ऑफ लाइट है लेकिन पॉइंट जैसा दिख रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत दूर वाले जो स्टार है वो हमें पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह दिखाई देते हैं। अब भैया पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह अगर दिखेंगे तो जब जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक स्टार है, ध्यान से सुनना सब लोग, ये एक स्टार है और इस जगह पर आप ऑब्जर्वर हो, यहां पर सपोज कर लीजिए ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया यू करके, ये ऑब्जर्वर है यहां पर जो इस स्टार की लाइट को देख रहा है। तो जब ना यहां से लाइट आती है तो बहुत कम अमाउंट में लाइट आती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत पतली सी लाइट है तो बहुत कम अमाउंट में लाइट आती है। मान लीजिए समझने के लिए 2 या 3 रेज ही आ गई इसके ऊपर, और जब वो लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो भैया हमारे एटमॉस्फेयर का काम क्या है, इन लाइट्स को बैंड कर देना ऊपर या फिर नीचे। तो जब हमारी आंखों में ये सारी ही लाइट पड़ती है, सारी मान लीजिए, तो हमें ना सारी लाइट जब आएगी तो ज्यादा लाइट आएगी, हमें लगेगा भैया सितारे की ब्राइटनेस कैसी है, ज्यादा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसी है, ज्यादा, ये हमें ब्राइटर नजर आएगा। लेकिन जैसे ही हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर इन रेज ऑफ लाइट को बैंड कर देता है, मान लो कुछ थोड़ी बहुत लाइट इधर बैंड कर दी या थोड़ी बहुत लाइट इधर बैंड कर दी, तो अब हमारी आंखों में लाइट पूरी ना पड़ने की वजह थोड़ी सी कम पड़ती है। फिर कभी लाइट हमारी आंखों की तरफ बैंड हो जाती है, कभी लाइट आंखों से दूर की तरफ बैंड हो जाती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसमें हवा है, एयर है, वो बार बार चेंज होता रहता है। तो जब आंखों की तरफ ज्यादा लाइट पड़ती है तो हमें लगता है सितारा चमक रहा है, ज्यादा ब्राइटर दिख रहा है, और जब कुछ लाइट बैंड होकर आंखों से इधर की तरफ या उधर की तरफ चले जाती है तब हमारी आंखों पर कम लाइट पहुंचती है। तो कभी लाइट ज्यादा आती है, कभी लाइट कम आती है, फिर कभी ज्यादा, फिर कभी कम, तो हमें लगता है भैया सितारा टिमटिमा रहा है, और हम बोलते हैं देखो देखो मम्मी तारा चमक रहा है। ये क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप देखिए क्या लिखा है, व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स मोर स्टार लाइट टुवर्ड्स अस, जब स्टार की लाइट को हमारी ओर ज्यादा रिफ्रैक्ट करता है, द स्टार अपीयर्स टू बी ब्राइट, हमें वो सितारा ज्यादा ब्राइट नजर आता है। एंड व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स लेस स्टार लाइट देन द स्टार अपीयर्स टू बी डिम, और जब हमारी तरफ कम लाइट रिफ्रैक्ट होती है, बाकी लाइट इधर उधर चली जाती है, कहीं और रिफ्रैक्ट हो जाती है, तब हमें वो डिम दिखता है। लाइट रीचिंग आवर आईज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, देयरफॉर द स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल, और लाइट की इंटेंसिटी कभी हमें कम लगती है कभी ज्यादा, इसलिए सितारा हमें चमकता हुआ नजर आता है।
हाँ ये वाला सवाल, वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, भैया प्लैनेट क्यों नहीं चमकते, पहले प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते। पता है आप ना, मुझे पता है कई लोगों ने पढ़ रखा होगा ये चैप्टर, वो लोग रिवाइज कर रहे होंगे। आप खुद इस वीडियो को पॉज करो, एक बार बैठ के शांति से सोचो कि आपसे कोई पूछे कि प्लैनेट क्यों नहीं चमकते तो क्या जवाब दोगे। आप बोलोगे हाँ पढ़ा तो था, ध्यान नहीं है, क्लियर नहीं है, हाँ था, इंटेंसिटी कुछ बैलेंस हो जाता है, इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, क्लियर नहीं होगा। मैं अब आपको क्लियरली बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं चमकते, सुनो। अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट ना स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नजदीक है। अब क्योंकि प्लैनेट ज्यादा नजदीक है, मान लीजिए ये रहा आपके पास प्लैनेट, ये रहा प्लैनेट, और प्लैनेट हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है। बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से ये हमें ज्यादा बड़े नजर आते हैं, बड़े। अब ये बड़े नजर आते हैं, और पता है प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती, सन की लाइट ही इस पे पड़ती है और ये रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में पड़ती है, तो हमें ये दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम चाहें तो मान लेते हैं कि ये प्लैनेट है और प्लैनेट में से बहुत सारी लाइटें बाहर निकल रही हैं, बहुत सारी लाइट रेस। तो इसका मतलब यहाँ से भी लाइट रेस बाहर निकल रही होंगी, यहाँ से भी लाइट रेस बाहर निकल रही होंगी, यहाँ से भी लाइट रेस बाहर निकल रही होंगी, यहाँ से भी लाइट रेस बाहर निकलेंगी, यहाँ से भी बाहर निकलेंगी, यहाँ से भी बाहर निकलेगी। काफ़ी सारी लाइट रेस ना प्लैनेट से हाँ बाहर की तरफ निकलती हैं और हमारी ओर बढ़ती हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट ना हमारी आंखों में पड़ रही है, सपोज कर लीजिए। अब आप सोचोगे सर जी प्लैनेट से बड़ी तो आंखें बना दी आपने, समझाने के लिए बना रहा हूं भाई, ध्यान देना। तो जब ये रेज ऑफ लाइट हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती हैं, मान लीजिए अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो हमारा ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर करता क्या है, ये एटमॉस्फेयर ना इन रेज ऑफ लाइट को बेंड कर देता है, कभी आंखों की तरफ, कभी आंखों से दूर। अब होता क्या है, मान लीजिए अगर ये रेज ऑफ लाइट आई हमारी आंखों में पड़ी, तो हमें इसकी कुछ ना कुछ ब्राइटनेस या कुछ ना कुछ चमक, इसकी कुछ ना कुछ नजर आएगी, हमें प्लैनेट दिखेगा। लेकिन ना ये पास में है, इतनी सारी रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों में आती है कि अगर हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से एक दो या कुछ थोड़ी बहुत लाइट रेज इधर उधर चली भी जाती हैं, तो भी ना हमारे आंखों के ऊपर ना बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ ही रही होती है। इसका मतलब इतनी सारी रेज ऑफ लाइट में से अगर रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी बहुत रेज ऑफ लाइट इधर उधर चली भी जाए, तो भी इतनी सारी रेज ऑफ लाइट आंखों पर पड़ रही होती है कि हमें हल्का फुल्का उसका कम या ज्यादा होना नजर आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया यहां से बहुत सारी लाइट आंखों की तरफ आती है। वही सितारा, स्टार जो बहुत दूर है, वहां से एक पतली बीम ऑफ लाइट आती है, थोड़ी भी लाइट कम या ज्यादा होती है तो हमारी आंखें उसे ऑब्जर्व कर लेती है। इस केस में थोड़ी भी लाइट इधर उधर चली गई रिफ्लेक्शन की वजह से, तो हमारी आंखों पर फिर भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट आती है, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट उतनी ही ब्राइटनेस से दिखता रहता है। इस वजह से प्लैनेट चमकता हुआ नजर नहीं आता, जबकि स्टार, सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सन को भी तो देख लो, सन भी तो एक स्टार है, लेकिन वो हमारे बहुत ज्यादा पास है, उसमें से भी बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आती है, उसकी भी लाइट इधर उधर मुड़ती होंगी। लेकिन भैया इतनी सारी रेज ऑफ लाइट होती है, थोड़ी बहुत रेज ऑफ लाइट इधर उधर मुड़ भी गई तो हमारी आंखों को कुछ पता थोड़ा नहीं चलेगा। इसलिए हमें सन की ब्राइटनेस कैसी दिखती है, बिल्कुल एक जैसी, वो हमें चमकता हुआ या कभी डिम कभी ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता। तो ये वजह है कि प्लैनेट क्यों नहीं चमकते। अब आता है नेक्स्ट, अगला एक और एप्लीकेशन, एक और चीज जो हमें दिखती है, अपेरेंट हायर पोजीशन ऑफ अ स्टार। एक सितारे की पोजीशन जहां होनी चाहिए वहां ना दिखने के बजाय उससे थोड़ी सी कहां दिखाई देती है, ऊपर, उससे ऊपर हायर नजर आती है। आखिर क्यों? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे भैया, हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। मान लीजिए ये हमारी धरती है भैया, प्यारी सी धरती, अर्थ कैपिटल में लिखते हैं, ये अर्थ है। अब ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर ना हमारा एटमॉस्फेयर है। तो मान लीजिए एटमॉस्फेयर की एक लेयर, एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर, एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर, कई सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। और ना इस जगह पर ना कोई एक सितारा है, यहां पर ये रहा सिंपल सा एक स्टार, मान लीजिए ये रहा एक स्टार, और इस स्टार से एक रे ऑफ लाइट इस तरह से निकल करके आई यहां पर, मान लीजिए यूं रे ऑफ लाइट आई, थोड़ा सा ना सितारे को यहां बना देते हैं ऐसे, हाँ यहां बनाते हैं, इसमें से रेज ऑफ लाइट आई यहां पर। अब देखो मैं एक बात बताता हूं आपको,
पता है हमारी एटमॉस्फेयर में हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा नहीं है, कहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, कहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर ना वैक्यूम होता है, वैक्यूम से लाइट आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। तो वैक्यूम कैसा मीडियम है? रेयरर। और ये मीडियम कैसा है? डेंसर। इसके आगे वाला मीडियम और डेंसर होता है, इसके आगे वाला और डेंसर। मतलब आप जितना नीचे आते जाओगे एटमॉस्फेयर से, नीचे 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 मीडियम डेंसर 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 होता चला जाता है भाई। तो जब कभी भी इस तरह से लाइट आएगी तो आपको तो ये पता है अच्छे से कि भैया लाइट आ रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपकी ये जो लाइट है ना वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, हल्का सा इस तरफ बैंड हो जाती है ऐसे। फिर और डेंसर मीडियम में गई, फिर ये और बैंड हो जाती है, और डेंसर मीडियम में गई, फिर ये और बैंड हो जाती है। और यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर मौजूद होता है अर्थ के ऊपर, उसे जब उसकी आंखों में रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं तो उससे ऐसा लगता है कि भैया ये वाली रेज ऑफ लाइट तो कहीं इधर से आ रही है, और जहां से रेज ऑफ लाइट आती हुई दिखती है उसे लगता है सितारा वहां पर है। इसका मतलब एक्चुअल में स्टार नीचे था, इसका नाम एस है, और ऊपर नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते थे? एस डैश। दिस इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। मतलब स्टार जहां है वहां ना दिखने के बजाय वहां से ऊपर दिखता है। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब स्टार से जब लाइट आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद उसका रिफ्रैक्शन होता है और वो बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब ऑब्जर्वर की आंखों में या आपकी हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि भैया ये लाइट कहीं पीछे से आ रही है, सामने से, और जहां से लाइट आती हुई नजर आती है हमें वहीं पर स्टार नजर आता है और हमें लगता है स्टार यहीं पर है, जबकि एक्चुअल में स्टार वहां पर मौजूद नहीं होता, वो एक्चुअल जगह से ऊपर हमें नजर आता है। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है एंड दिस इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। तो आप देखिए, लाइट फ्रॉम द स्टार बैंड कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हाइल रीचिंग द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। अर्थ पर पहुंचने से पहले लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड होती जाती है। मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा नॉर्मल बना ही देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये रहा नॉर्मल, ये बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये रहा नॉर्मल, बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर इस तरफ आ जाती है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? नॉर्मल व्हाइल रीचिंग द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, it appears as if it is coming from the higher position than its actual position। ऐसा लगता है कि भैया ये ना अपनी किसी अलग जगह से आ रही है, तो ना एक्चुअल में जहां से आती है वहां ना दिखने के वजह हमें ये और ज्यादा ऊपर नजर आता है। अब आता है नेक्स्ट, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अर्ली पहले, सनराइज का पहले ही हो जाना, इसी को एडवांस सनराइज भी बोल देते हैं। एंड डिलेड सनसेट, डिलेड का मतलब है सनसेट का लेट होना। इसके लिए भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिम्मेदार होता है। कैसे जिम्मेदार होता है हम आपको यही बात समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहा जाता है कि सुबह के वक्त सन निकलने से 2 मिनट पहले ही निकला हुआ दिखता है, इसे बोलते हैं अर्ली सनराइज, एडवांस सनराइज। और शाम को सूरज डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता ही रहता है, इसे बोलते हैं डिलेड सनसेट। यानी कि सुबह सूरज निकलने से 2 मिनट पहले ही सूरज दिखना शुरू हो जाता है और सूरज डूबने के 2 मिनट बाद शाम को दिखता रहता है। इसलिए 2 मिनट सुबह टाइम की लंबाई, दिन की लंबाई, और 2 मिनट शाम को दिन की लंबाई जोड़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पूरे दिन की लंबाई कितनी इंक्रीज हो जाती है? 4 मिनट से। और वो भी क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम आपको बताते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। ये देख रहे हो, ये हमारी अर्थ है प्यारी सी, ये बच्चा खड़ा है यहाँ पर। अब ये बच्चा इसको देख रहा है, ट्रू पोजीशन ऑफ सन ये रही, लेकिन उसको ऐसा लगता है सन यहाँ पर है। कैसे? हम आपको ये चीज़ समझाते हैं, एक पेज लेना पड़ेगा हमें। ध्यान देना भाई, सब लोग अच्छे से समझना। सुन, सपोज कर लीजिए आप लोगों की ये अर्थ है। अरे यार, अच्छी सी अर्थ बनानी पड़ेगी। मान लीजिए अर्थ है, हमारी प्यारी सी धरती, दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है हमारी। अब इस अर्थ के ऊपर ना बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं अभी। लेकिन उसके पहले ना मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ना एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। ये रही एक स्ट्रेट एकदम सीधी लाइन, जो कि कुछ इस तरह से मैंने आपके सामने बना दी। इस लाइन को हमने ना हॉरिजन नाम दिया है। ये क्या है? ये ना एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोगों ने बनाई है। ये एक ऐसी लाइन है, इसे हॉरिजन कहा जाता है, HORIZON, हॉरिजन। इसे हॉरिजन कहा जाता है। कहते हैं कि ये एक ऐसी लाइन है जो हमने बना रखी है, जिसके नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम बोलते हैं कि वो नीचे है, वो नहीं दिखेगा, और जिसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो हम बोलते हैं कि हाँ वो ऊपर नजर आएगा। यानी कि अगर कोई लाइन इसके नीचे तो बोलते हैं वो अर्थ से नहीं नजर आएगी क्योंकि वो नीचे है, और अगर कोई लाइन इसके ऊपर है तो ये अर्थ से नजर आएगी क्योंकि ये ऊपर है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ
और कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहां पर है तो आप बोलोगे दिखेगा, और अगर यहां पर है तो ये नहीं दिखेगा। तो ये हॉरिजन के ऊपर कोई चीज है तो वो दिखती है, हॉरिजन के नीचे कोई चीज है तो वो नहीं दिखती। अब मान लीजिए अर्थ हॉरिजन मैंने बना दिया। सपोज कर लीजिए ये अर्थ की एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं। पहली लेयर पता है ना भाई, बहुत सारी लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसी कई सारी लेयर्स मैंने यहाँ पे बना दी। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर सन है जो इस जगह पर मौजूद है, दिस इज द सन जो यहाँ पर है। एक्चुअल में अभी सन ना निकला नहीं है क्योंकि हॉरिजन के कहाँ पर है, नीचे। जब हॉरिजन के ऊपर होगा तभी वो दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है सुनिए, सन से रेज ऑफ लाइट इस तरह से निकलती हैं और यहाँ पर आ जाती हैं ऐसे। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती हैं तो आपको ये पता है, मैंने क्या कहा कि ऊपर वाला ये वैक्यूम है, यहाँ से एयर में जाएगी तो रेयर टू डेंसर मीडियम इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ नॉर्मल बना दिया तो ये रेज ऑफ लाइट ना बैंड हो जाती हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये हल्का सा यूं बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से मैंने नॉर्मल बना दिया, और भी अगला मीडियम और डेंसर और डेंसर और डेंसर, नीचे आते जाओ डेंसर होता जाता है। फिर से नॉर्मल बनाया तो ये दोबारा से बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लो जी फिर से बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर मैंने दोबारा से एक और नॉर्मल बना दिया, ये और डेंसर मीडियम में चली गई, फिर से यहाँ पर ये बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल, तो फिर से बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरह से ये बैंड हो जाती है। और जब ये बैंड होती है तो जिस ऑब्जर्वर की आंखों में ये पड़ती है, ये रहा ऑब्जर्वर। अरे यार अच्छा सा ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा, इससे बनाते हैं। तो जब ये ऑब्जर्वर की आंखों में पड़ती है तो मान लीजिए ये रहा ऑब्जर्वर इस जगह पर मौजूद है, तो उस ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि भैया ये रेज ऑफ लाइट ना कहीं पीछे से आ रही है, और जहां से रेज ऑफ लाइट आती हुई दिखनी है उसे लगता है कि सन वहीं पर है। एक्चुअल में दिस इज एस एंड दिस इज एस डैश। इसका मतलब ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन है एंड दिस इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन। यानी कि अभी सूरज निकला नहीं है, लेकिन रेज ऑफ लाइट आंखों में जब पहुंचने लगती है तो हमें लगता है अरे सूरज तो निकल गया। इसका मतलब सूरज निकलने से पहले ही निकला हुआ दिखता है, वो भी कितने मिनट पहले, 2 मिनट पहले। और यही सेम कहानी शाम के वक्त भी होती है जब सूरज डूब रहा होता है। जब सूरज डूब रहा होता है मतलब अगर सूरज यूं नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहां पर लाइन के नीचे आते ही सूरज डूब गया। लेकिन नीचे आने के बावजूद भी रेज ऑफ लाइट आंखों में पड़ती रहती है, और जब तक लाइट आंखों में आती रहेगी हम बोलेंगे सूरज निकला रहा है, निकला ही हुआ है। इसलिए 2 मिनट सुबह के और 2 मिनट शाम के बढ़ जाते हैं, और इस वजह से जो टोटल टाइम होता है पूरे दिन की लंबाई में वो 2+2 यानी कि कितने मिनट का बढ़ जाता है, 4 मिनट का, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारे दिन की लंबाई 4 मिनट बढ़ जाती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर, यहां पर इसको समझाने के लिए डायग्राम बनाए। ये अर्थ है, ये हॉरिजन है, सन अभी नीचे है, लेकिन रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से आंखों में बढ़ गई तो ऐसा लगा कि लाइट यहां से आ रही है, तो ये परसीव्ड पोजीशन ये दिख रही है, ट्रू पोजीशन ये रही। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, द सन अपीयर्स टू अस 2 minutes before the actual sunrise from the horizon and 2 minutes after the actual sunset at the horizon due to the atmospheric refraction of the sunlight। तो ठीक है, ये वाली चीज क्लियर। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, ये है फ्लैटेंड अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। देखो भाई, जब सनराइज या सनसेट होता है ना, तो जो हमारा सूरज है वो हमें ना बिल्कुल गोल ना दिखने के बजाय चपटा नजर आता है, ओवल शेप का नजर आता है, फ्लैटेंड नजर आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी जिम्मेदार है कौन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा कैसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है। देख लो, देखा होगा आप लोगों ने, ये इमेज इसलिए लगाई ताकि आप देख के समझ पाओ कि हाँ यार सच में ये पूरे का पूरा गोल नहीं दिख रहा, ये चपटा है। ये वाली जो डायमीटर है ये कम है और ये वाला डायमीटर कैसा है, ज्यादा। तो ऐसा नजर आता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, चपटा ओवल शेप का फ्लैटेंड क्यों नजर आता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे, हम आपको बताते हैं, देखिए ऐसे होता क्या है कि ये आपके पास ये पूरी की पूरी अर्थ है, मैं यहां लिख देता हूं दिस इज द अर्थ। यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हॉरिजन एक तरह से हॉरिजन से अभी नीचे है, मान लीजिए इस तरह से सूरज निकलने ही वाला है हॉरिजन के आसपास में। अच्छा ये सन जो है ना, सन के टॉप से भी रेज ऑफ लाइट आ रही है और बॉटम से भी आ रही है। आ तो हर जगह से रही है, मुझे समझाना इसलिए मैं 2 जगह से ले रहा हूं। तो जो नीचे से, बॉटम से, नीचे वाले हिस्से से जो रेज ऑफ लाइट आती है, जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उनकी बैंडिंग ना ज्यादा होती है, और जो ऊपर से आने वाली रेज ऑफ लाइट है उनकी बैंडिंग कैसी होती है, कम। इसका मतलब इसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है और इसका
रिफ्लेक्शन कैसा होता है, कम होता है। और जब ये दोनों रेज ऑफ लाइट आंखों में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि भैया ऊपर वाली रेज यहां से आ रही है, नीचे वाली रेज यहां से आ रही है, जिसकी वजह से ये जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर, ये यहां पर ना ज्यादा दिखाई देता है और यहां पर यही वाला डायमीटर कैसा दिखाई देता है, कम, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भैया हमारा सूरज ना चपटा हो गया। तो नीचे से आने वाली रेज ज्यादा बैंड होती है, ऊपर से आने वाली रेज कम बैंड होती है, जिसकी आंखों में पड़ती है उसे लगता है रेज सामने से आ रही है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में ये जो गैप है वो कम नजर आता है, इसका डायमीटर ज्यादा दिखता है, इसका डायमीटर वर्टिकल वाला कैसा दिखता है, कम। और क्यों हुआ ऐसा, ड्यू टू अनइक्वल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सन। देखिए, द सन अपीयर्स टू बी स्लाइटली फ्लैटेंड और ओवल ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब देखिए, द रेज फ्रॉम द अपर एंड द लोअर एज ऑफ द सन बैंड अनइक्वल, इक्वली नहीं बैंड होती, अनइक्वल बैंड होती है, वाइल ट्रेवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर से होकर के गुजर रही होती है। ठीक है, ये डायग्राम भी आपने देख लिया, इमेज। अब आता है अगला टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक, जिसे कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब सुनिए, व्हाट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का मीडियम के पार्टिकल से टकरा करके हर डायरेक्शन में बिखर जाना, फैल जाना, इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए यहां पर मीडियम का कोई एक पार्टिकल है, मैंने बड़ा पार्टिकल बनाया, छोटा ही बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इस तरह से। और ना जब इसके ऊपर ना हम लाइट को डालते हैं इस तरह से, या मीडियम से लाइट होकर के गुजरती है ऐसे करके, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो हमने ये देखा कि ये पार्टिकल्स ना लाइट को हर डायरेक्शन में बिखेर देते हैं, फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो लाइट का मीडियम के पार्टिकल से टकरा करके इधर उधर बिखर जाना, इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। इसको आप ना बड़ी क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे कि ये पार्टिकल इनको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इसको रेडिएट करते हैं। हम यहाँ पर यही बोलते हैं कि लाइट आई, पार्टिकल से टकराई, चारों ओर लाइट बिखर गई, बस इसी फिनोमेना को हम लोग बोल देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थ्रोइंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, बस इसी को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए आपको ना एक इमेज दिखाते हैं जिससे आप समझ पाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं ना, मैंने आपके सामने हेडिंग क्या लिखी है, टिंडल इफेक्ट। अच्छा, ये टिंडल इफेक्ट है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि जब आप लाइट के रास्ते में पार्टिकल्स रख दोगे तो पार्टिकल की वजह से लाइट का चलना, उसका जो रास्ता वो दिखाई देता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इस इफेक्ट के बारे में एक अंकल ने बताया था, उन अंकल का नाम था टिंडल। देखो जरा यहां, ये एक घना जंगल है, इस जंगल के अंदर बहुत सारे धुंध, बहुत सारे पार्टिकल, डस्ट के और बारिश के बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी। तो जब सूरज निकला तो सूरज से निकलने वाली रेज जब आई तो आप ना इन रेज को देख पा रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, इनके रास्ते में आने वाले जो पार्टिकल हैं वो लाइट को बिखेर रहे हैं, तभी तो हमें इसके लाइट का पाथ नजर आ रहा है। और ये क्यों देख पा रहे हो ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको देखिए, ये एक बहुत बड़ी सी कोई जगह है, बिल्डिंग, चर्च टाइप दिखाई दे रहा है जैसे कि, और इसमें ऊपर से लाइट आ रही है, लेकिन लाइट का पाथ नजर आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रही है। और ये भी क्यों हो रहा है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं इसके आगे। हाँ, कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। सुनो, ये क्या मतलब है, देखना। मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना जरा। ये आपके पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं और इसके ऊपर ना लाइट ऐसे डाली। अब जब लाइट इसके ऊपर डाली तो लाइट स्कैटर हो गई, हर डायरेक्शन में बिखर गई, फैलने लगी। तो ये जो लाइट है, जो इसके ऊपर पड़ने पर चारों ओर बिखर गई, इस वाली लाइट को बोलेंगे स्कैटर्ड लाइट, जिसकी स्कैटरिंग हो चुकी है। इस स्कैटर्ड लाइट का कलर कैसा होगा, कौन सा कलर ज्यादा बिखरेगा, किसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है इस पार्टिकल के साइज के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है, हम आपको वो चीज अभी बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक चीज समझना भाई, थोड़ा ना एकदम सीरियस नोट पे बात को सुनना जो मैं बता रहा हूं। VIBGYOR विबग्योर। पता है ये सारे के सारे कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। कहते हैं हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है।
अच्छा, ये सब की सब वेव्स हैं, ऐसी वेव्स जो आंखों से हमें नजर आती हैं, दिखाई देती हैं। और वेव को आप लोग ऐसे ही तो बनाते हो, इस तरीके से बोलते हो सर जी यही तो वेव है। जी हाँ, ये वेव है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये जो है, मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूं, ऐसे करके यूं ही तो बनाते हो कि सर ये क्या है, वेव है, और ये है वेव। इस वेव की अगर मैं बात करूं तो जो वेव है यहां से लेकर के यहां तक, ये एक वेव कंप्लीट हो गई। एक तरह से समझने के लिए, इस वेव की लेंथ को वेव लेंथ कहा जाता है। इस लेंथ को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। वेव लेंथ, इस लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ। दिस लेंथ इज कॉल्ड वेव लेंथ। इसे वैसे लैम्डा से दिखाते, बट हमें जरूरत नहीं है यहाँ लैम्डा वैम्डा दिखाने की। तो ये वेव की लेंथ होती है। सभी वेव्स की, जो भी कलर आप देख रहे हैं, सबकी सब वेव्स हैं भैया, ये आंखों से दिखती हैं। इन सभी की अपनी अपनी कुछ वेव लेंथ होती है। किसी की वेवलेंथ कम, किसी की वेवलेंथ कैसी होती है, ज्यादा होती है। सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। जैसे मैं समझाने के लिए, ये वॉयलेट है, इसकी वेवलेंथ ना कम होती है, छोटी वेवलेंथ होती है। किसकी, वॉयलेट की। लेकिन अगर उसी की जगह पर मैं रेड लूं तो रेड की वेवलेंथ ना ज्यादा होती है भाई। इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, ज्यादा। तो ध्यान रखना, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। यानी कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये ऐसे जा रहे हैं इस तरफ, तो इसका मतलब इस तरफ जाने का मतलब है कि यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज द वेव लेंथ। मैं थोड़ा सा किसी और कलर से लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं। तो ये जो वेव लेंथ है ना, वो इंक्रीज करती है इधर जाने पर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की, उससे ज्यादा इंडिगो की, उससे ज्यादा ब्लू की, उससे ज्यादा ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, रेड कलर की। तो इसका मतलब इधर वाले जो कलर है इनकी वेवलेंथ कम है, उधर वाले जो कलर है उनकी वेवलेंथ ज्यादा। जब भी बोलूं शॉर्टर वेवलेंथ, आप समझ लेना मैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की बात कर रहा हूं। जब भी बोलूं लॉन्गर वेवलेंथ, तो समझ लेना मैं रेड, ऑरेंज की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये वर्ड आप याद रखोगे, वेबक्योर, और ध्यान रखोगे कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम और उधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इधर आने पर वेवलेंथ घटती है, तो इसका मतलब वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। और ये वेवलेंथ का मतलब है छोटे छोटे स्टेप्स में चल रही है, तो इसकी वेव की लेंथ कम है, इसकी वेव की लेंथ कैसी होती है, ज्यादा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या मतलब है, मुझे क्या पढ़ाना था। मैंने इसको बताया इसी चीज को समझाने के लिए। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ को ही स्कैटर करते हैं, छोटी वेवलेंथ को ज्यादा बिखेरते हैं, ज्यादा फैलाते हैं। छोटे पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। ब्लू क्यों, क्योंकि ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ये जो कलर्स हैं छोटी वेवलेंथ के, इनको ज्यादा बिखेरते हैं शॉर्टर वेवलेंथ। अब कई लोगों के मन में एक सवाल आएगा, सर जी आपने बोला छोटे पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, तो छोटे पार्टिकल छोटी वेवलेंथ तो वॉयलेट की होनी चाहिए, इसको स्कैटर करेंगे। भैया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी भी स्कैटरिंग होती है। जब ये बिखरते हैं, स्कैटर होते हैं, फैलते हैं, तो हमारी आंखें ना ब्लू के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। आपके सामने पास में वॉयलेट रख दूं, पास में इंडिगो, पास में ब्लू, तो आप तीनों को देख के बोलोगे अरे ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ब्लू है, सब अलग अलग तो है। लेकिन अगर आपको दूर खड़ा कर दूं और ये तीनों कलर रख दूं, तो आपको सब कुछ ना ब्लूइश ही नजर आएगा। हमारी आंखें ब्लू के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, ये सब मिक्स होकर हमें ब्लू ही दिखता है। इसलिए हम बोलते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट टकरा के अगर बिखरेगी तो ज्यादातर ब्लू कलर बिखरेगा, छोटी वेवलेंथ ही या शॉर्टर वेवलेंथ क्या होती है, स्कैटर होती है। लेकिन अगर पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो बड़े साइज से बड़ी वेवलेंथ स्कैटर होती है, बड़ी वेवलेंथ बिखरती है। वाई पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर्ड रेड लाइट, और रेड की वेवलेंथ कैसी है, ज्यादा, यानी कि क्या लिखा है, लॉन्गर वेवलेंथ। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, ब्लू को, और बड़े बड़े पार्टिकल बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, जैसे कि रेड को। तो चलिए अब हम देखते हैं जरा आखिर होता क्या। हमारे सामने एक टॉपिक आया छोटा सा, क्या, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। हमारे पेपर में सवाल आता है कि हमें आसमान नीला क्यों नजर आता है। क्यों आसमान का रंग नीला है? नहीं भाई, हमें ये दिखता है। क्यों दिखता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्कैटरिंग होती है, उसकी वजह से हमें दिखता है। अब समझते हैं जरा कि आखिर लाइट की स्कैटरिंग की वजह से हमें आसमान नीला क्यों दिखता है। देखिए, सन से जो लाइट आती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, और वहां पर ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से स्कैटरिंग होती तो है सभी कलर्स की, लेकिन ज्यादा स्कैटरिंग कौन से वाले रंग की होती है भैया? ब्लू कलर, क्योंकि छोटे पार्टिकल छोटे की स्कैटरिंग ज्यादा करेंगे। और रेड की वेवलेंथ कैसी है? ज्यादा।
तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग कैसी होती है, कम, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कौन करेंगे, बड़े वाले पार्टिकल्स। इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से छोटी वेवलेंथ की स्कैटरिंग ज्यादा होती है और ब्लू की वेवलेंथ कम है, इसलिए ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा, स्कैटरिंग मतलब टकरा करके फैलना बिखरना ज्यादा होता है। रेड कम बिखर पाता है, ब्लू ज्यादा बिखरता है, और जब हमारी आंखों में ब्लू लाइट आती है हमें लगता है देखो देखो आसमान तो नीला नजर आ रहा है। देखिए जरा क्या लिखा है, when sunlight passes through atmosphere the fine particles in air scattered the blue light, ये blue light को, छोटे पार्टिकल blue light को scatter करते हैं, यानी कि shorter wavelength more strongly than red से ज्यादा। the scattered blue light enters our eyes, हमारी आंखों में आती है, appears to be coming from the sky and hence sky looks blue, और हमें लगता है कि भैया आसमान से नीली लाइट आ रही है तो हमें आसमान नीला नजर आता है। नेक्स्ट अब आता है What if Earth had no atmosphere? अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें आसमान कैसा दिखता है, तब क्या होता? सुनो भाई, अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई मीडियम के पार्टिकल्स नहीं होते, एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, सनलाइट आती तो स्कैटरिंग भी नहीं होती, भैया पार्टिकल है नहीं, पार्टिकल बिखरेंगे कैसे टकरा के, स्कैटरिंग भी नहीं होती, और अगर स्कैटरिंग नहीं होती तो हमारी आंखों तक कोई भी कलर फैल करके नहीं पहुंचता, हमें आसमान ब्लैक नजर आता, काला नजर आता, और ऐसे में आप लोगों को दिन में ही तारे नजर आ जाते। कब? जब हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ऊपर जाते हैं, उन्हें आसमान ऐसा नीला थोड़े ना दिखता है, उन्हें ब्लैक ही दिखता है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स है ही नहीं, वैक्यूम है, और पार्टिकल्स है ही नहीं तो वहां पर कोई स्कैटरिंग नहीं होती, स्कैटरिंग नहीं होती तो कोई कलर फैलता ही नहीं, बिखरता ही नहीं, इसलिए सब कुछ हमें कैसा दिखाई देता है, डार्क। यानी कि अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें आसमान जो है वो ब्लैक नजर आता। देखिए जरा क्या लिखा है, If the earth had no atmosphere, there would be no scattering of light. The sky would appear black and the star could be seen during day hours. आप दिन के घंटों में भी सितारे देख पाते हैं, इसे कहते हैं दिन में तारे दिखना, लेकिन तब जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा। अब बारी आती है why sun appears red at sunrise and sunset। अच्छा, आपने ऐसा देखा होगा कई बार, जब सूरज डूब रहा होता है या निकल रहा होता है तो पूरा आसपास का हिस्सा लाल लाल दिखाई देता है, हमें सब कुछ, सूरज भी लाल सा ऐसा दिखने लगता है, आसपास का एनवायरनमेंट। तो यही बोल रहे हैं कि क्यों सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें रेडिशनेस नजर आती है, लाल रंग क्यों नजर आता है, इसकी क्या वजह होती है, हमें इस चीज को समझना है। तो चलिए जरा बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखो, जब आप इसे देखेंगे तो मैं एक काम करता हूं, एक डायग्राम ही बना लेता हूं अलग से, सुनिए। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, मैंने इस तरह से बना लिया अर्थ, और ना अर्थ का ये मैंने बना दिया एटमॉस्फेयर, ऐसे करके बना दिया एटमॉस्फेयर है ये अर्थ का, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं यहां पर सन मौजूद है, इस जगह पर मान लीजिए सन है, ये रहा सन। अच्छा, जब सन से रेज ऑफ लाइट आती हैं तो वो हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर से होकर के गुजरती हैं, और जो ऑब्जर्वर यहाँ पर मौजूद है उसकी आंखों में पड़ती है तो हमें ये सन नजर आना शुरू हो जाता है। जब आप देखेंगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि सन ना जब यहाँ से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब उसे ना एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हमारी आंखों तक पहुँचने के लिए, और जब ये लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो लंबे रास्ते में भैया बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और बहुत सारे मीडियम के पार्टिकल्स अगर मौजूद होते हैं तो सभी मीडियम के पार्टिकल से हमारी जो सन की लाइट है उसकी क्या होनी शुरू हो जाती है, स्कैटरिंग। इसके बीच में पार्टिकल्स होते हैं तो स्कैटरिंग वायलेट की भी होती है, इंडिको की भी होती है, ब्लू की भी होती है, रेड की भी होती है, काफी सारे कलर्स होते हैं, उन सबकी स्कैटरिंग होनी शुरू हो जाती है। जब लाइट की स्कैटरिंग होती है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस कलर की होगी, जिसका जो छोटे पार्टिकल से जो स्कैटर होता है दैट इज ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट की स्कैटरिंग होती है, वो ज्यादा स्कैटर होता है, वो ज्यादा बिखरता है, ज्यादा फैलता है। यहीं पर शुरुआत में ही ब्लू लाइट स्कैटर होकर फैल के बिखर के यहीं खत्म हो जाता है। जिसकी स्कैटरिंग कम होती है वो दूर तक ट्रैवल हो पाता है, क्योंकि वो टकरा के कम बिखरता है तो ज्यादा ट्रैवल करता है, यानी कि बिखरता कम है, आगे की ओर ज्यादा बढ़ता है, और ट्रैवल करते करते हमारी आंखों में आ जाता है। जब लाल लाइट हमारी आंखों में आती है हम बोलते हैं अरे देखो देखो सूरज तो लाल नजर आ रहा है। इसका मतलब सन की लाइट को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में एक लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है,
लंबे डिस्टेंस तय करने के रास्ते में आने वाले बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी पार्टिकल से लाइट की स्कैटरिंग होती है। ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होती है जो कि स्कैटर होकर बिखर के वहीं पे खत्म हो जाता है, और आंखों तक वही लाइट पहुंच पाती है जिसकी स्कैटरिंग कैसी होती है, कम। और कम स्कैटरिंग किसकी होती है, लाल वाली लाइट की, उसकी वेवलेंथ कैसी है, ज्यादा। और वही लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पाती है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज या उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो रेडिश अपीयरेंस देता है और लाल रंग का नजर आता है। आप यहां देखिए, During sunrise and sunset, the sun is closer to the horizon. Sunlight has to travel a longer distance through atmosphere to reach us. हम तक पहुंचने के लिए उसे लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है। Most of the light of shorter wavelength, छोटी वेवलेंथ वाली लाइट, ब्लू कलर, scattered away, scatter होके फैल के वहीं खत्म हो जाते हैं। Leaving only light of longer wavelength, खाली लंबी वेवलेंथ वाली लाइट ही आगे आ पाती है। The red color in the direct sunlight reaches our eye, और वही हमारी आंखों में आकर के पहुंच पाती है। तो आप यही आंसर लिखेंगे। इसलिए हमें सूरज लाल नजर आता है जब सुबह के टाइम निकलता है या जब शाम को डूब रहा होता है। लेकिन एक सवाल और आता है, ये है वो सवाल, ये देखिए, Why the sun appears white when it is overhead in the sky? लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है, सन सूरज जो है सिर के ऊपर होता है, तब हमें ये लाल क्यों नहीं नजर आता? इसकी क्या वजह? अब सुनिए जरा ध्यान से, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप जब देखेंगे कि सन अगर यहां पर मौजूद है, मान लीजिए ये रहा सन इस जगह पर, तो अब अगर सन को ऊपर से, सन अगर ऊपर है और ऊपर से सन रेज आ रही है, तो इसको ना यहां से यहां तक आने में ये जो डिस्टेंस तय करना पड़ता है, ये यहां के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा, और ये वाला डिस्टेंस कैसा है, कम। तो ये कम डिस्टेंस तय करना पड़ता है। अगर सनलाइट को कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा हम तक पहुंचने में, तो कम रास्ते में कम पार्टिकल्स होंगे। कम पार्टिकल्स होंगे तो कम पार्टिकल लाइट की ज्यादा स्कैटरिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब कम ही स्कैटरिंग हो पाएगी लाइट की। तो यहां पर लाइट की स्कैटरिंग कम हो पाती है, तो स्कैटरिंग होने के बाद भी काफी सारी लाइट ना बिना स्कैटर हुए हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ना हमें सन की लाइट व्हाइट ही नजर आती है, क्योंकि यहां पर स्कैटरिंग कम होती है, बहुत कम। क्यों कम? क्योंकि ये रास्ता छोटा है, छोटा रास्ता है तो कम पार्टिकल है, कम पार्टिकल है तो कम स्कैटरिंग करते हैं, तो ज्यादातर लाइट बिना स्कैटरिंग हुए हमारी आंखों तक आ जाती है। कहा जाता है यहाँ ब्लू लाइट की थोड़ी बहुत स्कैटरिंग होती है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट जो लाइट के हैं सब के सब हमारी आंखों तक आ जाते हैं और हमें सन व्हाइट ही नजर आता है, क्योंकि ये वाला रास्ता छोटा है। देखिए जरा क्या लिखा है, When the sun is overhead at noon, दोपहर के वक्त जब वो सिर के ऊपर होता है, the light from the sun travels shorter distance through the atmosphere to reach us. हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर से उसे छोटा रास्ता तय करना पड़ता है। With less air, और छोटा रास्ता है तो हवा, एयर कम होगी। To travel through, there is less scattering of light from the dust and other particles in the air. एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल और जो दूसरे पार्टिकल है उनसे स्कैटरिंग होती तो है, लेकिन कम होती है, क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं, कम है। Most of the component of white light reach our eyes, ज्यादातर व्हाइट लाइट के कंपोनेंट हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं। So the sun appears white, और इसलिए हमें सूरज सफेद रंग का नजर आता है। अब आते हैं एक और सवाल पर। अब आता है भैया, डेंजरस सिग्नल्स लाइट, डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर वाई। डेंजरस सिग्नल्स जो है वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? एक तो ये बात है। दूसरी एक और चीज़ है, आपने देखा होगा जो हम ट्रैफिक लाइट होती है उसमें भी रुकने वाली लाइट लाल रंग की होती है, और वही लाइट ना आप सबसे ज़्यादा दूर से देख सकते हो आराम से। आखिर ऐसा क्यों होता है? सुनना ध्यान से भैया, ये जो रेड कलर की लाइट होती है ना, ये रेड लाइट की वेवलेंथ कैसी होती है, ज़्यादा, और जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, उसकी स्कैटरिंग उतनी कम होती है, और कम स्कैटरिंग होने की वजह से वो टकरा के कम फैलता है। इसका मतलब अगर कई सारी लाइट हैं और सभी ट्रैवल करें तो आप लोगों को ये पता लगेगा कि रेड की स्कैटरिंग सबसे कम है, सबसे कम टकरा के फैलता है, तो कम टकरा के बिखरता है, इसलिए ज़्यादा ट्रैवल कर पाता है, बिना स्कैटर्ड हुए आगे तक ज़्यादा पहुँच पाता है। इसका मतलब आप ये बोलोगे रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, तो ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा, वो बिखरता है, स्कैटर होता है, वहीं खत्म हो जाता है। रेड कम स्कैटर होता है, कम बिखरता है, इसलिए बचा हुआ रेड और ट्रैवल करते करते आगे तक आ जाता है, इसलिए हम उसे ज्यादा डिस्टेंस से देख पाते हैं। मतलब आप कई सारे कलर ले लीजिए, उनके अंदर ना रेड लाइट ही आपको सबसे ज्यादा डिस्टेंस से नजर आएगी, इसलिए खतरे वाली चीज को हम लाल रंग का बना देते ताकि दूर से ही चमक जाए, भैया देख लो उधर नहीं जाना, उधर खतरा है। देखिए क्या लिखा है,
डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर बिकॉज द रेड कलर लाइट हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इज लीस्ट स्कैटर्ड, इसकी स्कैटरिंग कैसी होती है, कम, बाय द फॉग और स्मोक पार्टिकल, फॉग से और स्मोक के पार्टिकल से। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से रेड लाइट कैन बी सीन इन द सेम कलर इवन फ्रॉम द डिस्टेंस, और इसलिए हम रेड लाइट को दूर से भी साफ देख पाते हैं, रेड रेड ही नजर आता है और दूर से दिखाई देता है, दूर तक पहुंच पाता है, बाकी के कलर ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाएंगे रेड के कंपैरिजन में। अब यहां तक हो जाने के बाद आप लोगों को हम करते हैं धन्यवाद, थैंक यू। तो इस चैप्टर को हमने पूरे का पूरा पढ़ा, जो जो टॉपिक थे हर एक चीज को बहुत डिटेल में तरीके से बताया, और इसके अंदर जो भी स्लाइड्स के अंदर मैंने चीजें लिखी हैं, जो भी आपने देखा वो सब कुछ आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। एग्जाम में जब आप आए तो इन जवाबों को डायरेक्टली वहां पर लिख सकते हैं, जो भी चीजें मैंने आपको बताई। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक और नए चैप्टर के साथ। और जो भी मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया, इस पूरे के पूरे टॉपिक का जो भी ये चैप्टर था, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, और उस चैनल का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।